तमस एस केंद्र एक आम आदमी में सभी केंद्रों में रसाव होते हैं। जब हम किसी विषय पर विचार कर रहे होते हैं, हम देखते हैं कि हम बह जाते हैं मुख्य विषय से और फिर उस पर वापस आ जाते हैं। पूरे समय जो मन मुख्य विषय से बह जाता है, वो ऊर्जा का खर्चा कर रहा होता है। ये जो ऊर्जा का खर्चा है, ये नुकसान है आय केंद्र की ऊर्जा का और इसलिए एक रसाव है। दो ई केंद्र का रसाव अलग तरीके का होता है। वो सामान्य सोच नहीं है बल्कि जमा खातों के साथ खेलना जैसे उसे बुलाते हैं। हमें चोट पहुंचाई गई है अथवा हम किसी घटना से डर रहे हैं। संक्षेप में हमारी चिंताएं ही इस केंद्र का रसाव है। 3 एस केंद्र के रसाव होते हैं रात में होने वाले वीर्यपात और दूसरे निष्कासन जो संबंधित है सेक्स लाइफ के शारीरिक कार्यों से। 4 बहुत से लोगों को आदत होती है अपने सर को हिलाने की या हाथ पांव हिलाने की अथवा अंगुलियों को चटकाने की। कोई भी अनावश्यक गति ये एम केंद्र का निकास अथवा रसाव है। ऐसा ऊर्जा का निकास 4 केंद्रों से उसी तरह होता है जैसे पानी को नल से निर्दयतापूर्वक हम बहने दें। कुछ रिसाव सुस्पष्ट होते हैं और कुछ जो कम सुस्पष्ट होते हैं। अभ्यास हर रोज सुबह व शाम अपने आप को एक हथेदार कुर्सी पर बिठाएं 2 मिनट के लिए और अपने जोड़ों को ढीला छोड़ें सर से पांव तक। 3 तपे लयबद्ध श्वसन चालू रखें। अपने शरीर का 1 इंच तक न हिलाएं, यहाँ तक कि आंखों की पलकें भी नहीं। याद रखें सभी प्रयास शिथिल करने के किसी भी काम के नहीं जब तक वो 3 तपे लयबद्ध श्वसन के साथ न किए जाएं। एक स्वस्थ शरीर व मन में कोई भी रसाव नहीं होते। ये 4 केंद्रों के रसाव और निकास जो वे लगाते हैं उनके अधिकार क्षेत्र के क्षेत्रों के भीतर इसको मुंह देता है और इसकी मरम्मत की जाती है आयन केंद्र द्वारा अपने सामान्य काम से बचकर काम करके। इसका परिणाम ये होता है कि यह केंद्र ज्यादा भार को सहन करता है और कभी-कभी ये अपने सामान्य कार्य भी प्रभावी रूप से नहीं कर पाता। फिर अंदर के अवयव और तंत्रिकाएं शिकायत करना शुरू करती हैं। आरंभिक चरण में ये शिकायत होती है शारीरिक दर्द के स्वरूप में और बाद में हमें और ज्यादा गंभीर शिकायतें होती हैं। आप जो कुछ भी कर रहे हो उस कार्य व विचार के उद्देश्य पर निगाह रखनी चाहिए। असल में उस कार्य के चालू करने से पहले ही निगाह रखनी चाहिए थी और आप अगर संतुष्ट हो कि वो सही नहीं है तो सुधारात्मक तरीके डालें या सम्मिलित करें। क्या इंसान जी सकता है अपने सारे जागने का समय उद्देश्यपूर्ण? ये कर सकता है और नहीं कर सकता। ये सब उस पर निर्भर करता है कि वो कितना गंभीर है। ये तरीका जीने का हर दिन और हर घंटे उद्देश्यपूर्ण तरीके से इसे कहते हैं जागृति इक्वल्स जागरूकता या सतर्कता। जागृति यानी होश में रहना और उस वक्त तक वे जीवन मानव जी रहा होता है आधी नींद में या अधिक उचित रूप से आधे सपने में। हम जागृति अथवा पूर्ण सतर्कता को नहीं प्राप्त कर सकते केवल इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके अथवा तथाकथित एकाग्रता के बल पर या और भी कम उत्साह से। जब तक हर क्षण हमारा मन सवाल नहीं पूछता कि हमारी गतिविधि का उद्देश्य क्या है और उसका संतोषजनक उत्तर न पाने पर बदल देता है गतिविधि को संतोषजनक उद्देश्य के लिए, तब तक हमारी प्रगति नहीं हो सकती उस महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था की तरफ। लेकिन जो जवाब हम देते हैं वो ईमानदारी से होना चाहिए। अगर हमारी प्रवृत्ति है न्यायसंगत सिद्ध करने की जो भी हम करते हैं या कहते हैं कितना भी नेक नियत हो, फिर हमें और भी ज्यादा सतर्क होना चाहिए। इंसान परिपूर्ण पैदा नहीं होता परंतु वो आत्मविकसित प्राणी है। उसका अपने आप विकास करना अपेक्षित नहीं होता क्योंकि फिर वो आत्मविकसित प्राणी नहीं होगा, लेकिन किसी प्रकार का अस्पष्ट विकास उस पर धकेल दिया जाएगा भले वो चाहे या नहीं चाहे। लेकिन हम ये सोचते हैं कि ऐसे विकास का तोहफा किसी के ऊपर भी थोपा नहीं जा सकता, भगवान के ऊपर भी नहीं और न ही भगवान के द्वारा इंसान पर। इसलिए आत्मविकसित बनने के लिए इंसान को इस तथ्य के प्रति जागृत रहना होगा कि उसे निरंतर विकास करना है। ये विकास की चेतना ही उद्देश्य है जीवन और जन्म का। ये चेतना अथवा उद्देश्य ज्यादा करके नहीं होता, अनुपस्थित होना अथवा आता है सिर्फ क्षणिक पल के लिए और फिर से गायब हो जाता है। इस उद्देश्य को ऊंचा पकड़ना चाहिए हमारी आंखों के सामने और सतत अभ्यास से कुछ प्रक्रियाओं का जो बाद में बताई गई है ये संभव हो पाएगा हमारे लिए कि उसे कभी भी आंखों से ओझल न होने दें। ये उद्देश्य दौड़ना चाहिए एक बागे की तरह हमारे सारे शब्दों, कर्मों और विचारों में। क्या मैं होशोहवास में काम कर रहा हूँ अपने उद्देश्य के लिए? क्या मैं इस उद्देश्य को आगे बढ़ा रहा हूँ या उसका निरोधक बन रहा हूँ? क्या मैं उदासीन अथवा असावधान हूँ अपने उद्देश्य के लिए? हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं अथवा किया है विज्ञान, औषधि, उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ तक कि अणु के क्षेत्र में, वो सिर्फ संग्रहित ज्ञान है। मान लीजिए 200 साल पहले हमारे महान दादाजी को मालूम थे 100 शब्द भाषा के और 100 तथ्य विज्ञान के और हर पीढ़ी ने अपने ज्ञान के आधार पे 100 और जोड़े उसमें। फिर आज हम कहीं अधिक जानते हैं लेकिन वो विकास नहीं कहलाता, वो सिर्फ संग्रहित ज्ञान है। क्या हम आज व्यक्त कर सकते हैं बेहतर विचार उनके मुकाबले जो क्राइस्ट, बुधवार अथवा ऋग्वेद ने व्यक्त किए थे? हम व्यक्त कर सकते हैं अलग अलग विचार उन विषयों पर जो वे जानते नहीं थे क्योंकि धीरे धीरे लेकिन अति सूक्ष्म रूप से हम बह गए एक विचार से अथवा एक विषय से दूसरे पर। लेकिन क्या हम आज व्यक्त कर सकते हैं एक बेहतर विचार या महान श्रेष्ठ विचार? अगर हम नहीं कर सकते तो फिर हमारा विकास एक गलतफहमी है। सच्चा विकास है बदलना मूल अनुपात हमारे पहले 4 केंद्रों का 2 4 8 2 से 5 2 2 1 तक, जैसे कि हम आगे पढ़ लेंगे। 5 केंद्र ये 5 महत्वपूर्ण अहंकार है। हमें हर निदेशक के पास नौकर चाकर होते हैं और जब निदेशक चला जाता है तब ये अतिरिक्त अहंकार है। कोई भी एक प्रकार का आय हावी रहता है दिन के अलग अलग समय पर। ये सिर्फ दिलचस्प ही नहीं होगा बल्कि शिक्षाप्रद भी होगा अगर हम डायरी रखेंगे नोट करने के लिए हर दिन किस केंद्र में और किस आय के अंतर्गत हम अपने आप को पाते हैं। इसमें से हम एक ग्राफ तैयार कर सकते हैं जो हम अध्ययन कर रहे हैं उसका निदान दिखाने के लिए। क्या हम फैलाते हैं हमारे अहंकार को अथवा मैं हूं के बोध को सभी केंद्रों में समान रूप से, अथवा क्या हम बाहर रखते हैं किसी एक को पूरी तरह से लिप्त होने के लिए पूरी तरह से दूसरों में? कितनी देर तक हम इस प्रकार से लिप्त होते हैं? अगर हम चेक करते हैं हमारे रसावों को इन सब के साथ हम बहुत जल्द ही चल पड़ेंगे अपने रास्ते पर उस महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था की तरफ। ये अलग अलग अहंकार हमारे मूड भावदशा के लिए उत्तरदायी होते हैं। इन अहंकारों का संयोजन और क्रम परिवर्तन ही हमारे मूड को रंगते हैं। हर केंद्र को खुद अपनी तीव्रता होती है। हर केंद्र की हम तुलना कर सकते हैं ग्रह से जिसे अपनी वर्तन की गति होती है अपनी ही धुरी पर और उसके खुद के चक्कर काटने की गति सूर्य के चारों तरफ। यह निर्माण करता है तीव्रता जो कि जिम्मेदार है उसके अंतर्वस्तु विकास और क्रमागत उन्नति के लिए। केंद्र उनके उप केंद्रों के साथ प्रत्येक को अपनी खास तीव्रता होती है। यह बदले में देता है अलग अलग प्रकार की तीव्रता हमारे अलग अलग मूडस को भावदशा को। इस विचार को थोड़ा गंभीरता से सोचें। कौन से मेरे केंद्र रसाव से पीड़ित हैं? रसाव का मतलब है नुकसान। कितनी बौद्धिक, भावनापूर्ण, सेक्स और भौतिक ऊर्जा को मैं बचा सकता हूँ नुकसान होने से? चैप्टर 10 चैप्टर 10 केंद्र और उनकी यंत्र रचना। एक इंसान हो सकता है कुर्सी पर बैठकर अपनी ऑफिस की मेज पर एक पत्र पढ़ रहा है। उसकी टांगें हिल रही हो सकती हैं और एक हाथ की उंगलियों से वो थकथकाहट मेज पर तबला बजा रहा कर रहा हो सकता है। अपनी आंख के कोने से वो किसी को ध्यान से देख रहा हो सकता है और उसी किसी एक पर निर्भर करता है उसके कुछ विचार। वो कोई एक हो सकता है, कोई इंसान हो जो पत्रों पर छाप लगाने का कार्य कर रहा हो, अथवा कोई क्लर्क अपने पन्नों को टटोल रहा हो, अथवा सेक्रेटरी अपने स्कर्ट को संवार रही हो। जो इंसान देख रहा होता है उसने भारी भोजन किया हो अथवा अच्छे भोजन करने की आशा इच्छा कर रहा हो और आखिरकार पत्र के विषय भी कुछ दूसरे विचार उत्पन्न कर रहा हो। कल्पना करने की कोशिश करें अलग अलग कार्य उसके मन के और उसके संबंधित अलग अलग विचारों के साँचे। हम
पूछने के लिए ललचा जाएंगे कि ऐसा इंसान कैसे सक्षम हो सकता है स्पष्ट सोच के लिए। एक आम इंसान जो कि अपने मस्तिष्क के पहले खंड के चारों केंद्रों से खेलता है और एक विकसित इंसान जिसने अपने खंड 4 तक विकास कर लिया है, उनमें फर्क ऐसा होता है। हालांकि वे सुनता है, देखता है, स्पर्श करता है, सूंघता है, खाता है, चलता है, सोता और सांस लेता है। जो विकसित इंसान है उसे ये मालूम होता है कि ये कार्य वो खुद नहीं कर रहा। हालांकि वो बात करता है, लेन देन करता है, अपनी आंखें खोलता और बंद करता है, फिर भी उसे मालूम होता है कि उसकी इंद्रियां केवल खुद जी बहला रही है। वस्तुओं की संवेदनाओं के बीच हमें संलग्न किया गया है एक सामान्य जीवन जीने के लिए, लेकिन हमें समझना होगा खंड 1 के काम करने के ढंग और उसके केंद्रों में सामंजस्य लाना होगा और बाद में उसे खंड 2, 3 तथा 4 के साथ जोड़ना होगा और उसी समय विरासत में पाना होगा जो प्रकृति ने घोषित किया है इंसान का अधिकार भगवान बनने का। अगर आप अचानक खुद को देखने लगोगे 20 या अधिक बार एक दिन में, आप चकित होकर पाओगे कि हर समय आपकी सोच अव्यवस्थित होती है। ऐसी निरंतर जांच से आप सुधर सकते हैं। ईमानदारी से निरंतर किया हुआ अभ्यास जरूर आपको मदद करेगा। जब इन जांच पड़तालों का मूल्यांकन निदान करना हो हफ्ते में एक बार, तो उन्हें इस प्रकार वर्गीकृत करें। एक ही केंद्र में विशिष्ट आसक्ति का प्रतिशत 2, एक केंद्र का दूसरे केंद्र या केंद्रों पर हावी होने का प्रतिशत 3, एस केंद्र द्वारा हस्तक्षेप अथवा प्रभाव का प्रतिशत 4, जमा खातों का प्रतिशत इक्वल्स व्यर्थ ऊर्जा 5। क्या आप कोई एक ही खास कार्य, विशेष कार्य अनय रूप से कर रहे थे? 6। क्या ये ज्यादा ही उलझा हुआ है? ईमानदारी से विश्लेषण करने के लिए आने वाला सांकेतिक आवेग किसी खास इंद्रिय से अंदर आता है, प्राप्त किया जाता है और पहुंचता है उसके संबंधित केंद्र में विसंकेतन के लिए और उससे विचार निर्मित होता है। इस प्रक्रिया को गति व कंपन होता है। ये निर्माण करता है तीव्रता। हम तुलना कर सकते हैं सामान्य अथवा औसतन तीव्रता हर एक केंद्र के हर एक विचार की और बाद में ये भी नोट कर सकते हैं कम से कम और ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक और नकारात्मक तीव्रता जो कि संभव है हर एक केंद्र में हर एक विचार के लिए। हमारे मस्तिष्क तक पहुंचते हैं पांचों इंद्रियों के माध्यम से अपने आप और यहाँ तक कि हमारे सचेत ज्ञान के बिना वे पहुंचते हैं मस्तिष्क के पहले खंड में। यहाँ पे फिर से खंड 1 में है 4 स्थान अथवा स्पाट्स अथवा केंद्र। हम इन्हें निदेशक बुलाते हैं साधारण कारण की वजह से कि ये स्थान अथवा स्पाट्स अथवा केंद्र है बहुत ही ज्यादा सचेत और बुद्धिमान कोशिकाओं के संग्रह जो कि सक्षम है प्रतिक्रिया करने में और इस प्रकार से परिवर्तित करते हैं आने वाले सांकेतिक आवेगों को। एक उदाहरण की हम एक खट्टे नींबू को देखते हैं और हमारे मुंह में पानी आता है जैसे कि ये आमतौर पे व्यक्त होता है। एक इंसान देखता है एक खूबसूरत महिला को हल्के कम कपड़ों में और वो गुजरता है कुछ मानसिक तथा भावनात्मक खलबली आकड़ी से। एक महिला देखती है एक बढ़िया पोशाक को अथवा एक हीरे के हार को और उसकी मानसिक क्रियाविधि प्रक्रिया सक्रिय हो जाती है। अब जब भी एक आवेग अंदर आता है और मस्तिष्क में पहुंचता है, वो लाता है एक छोटा ऊर्जा का टुकड़ा। ये आवेग सांकेतिक रूप में होता है और जब विसंकेतित किया जाता है मस्तिष्क में तो ज्वलनशील गैस के जैसे भभकता है और इस प्रकार से छोटा ऊर्जा का टुकड़ा बन जाता है या तो बड़ी ऊर्जा की रकम अथवा बस वो जल जाता है और पीछे कुछ नहीं छोड़ता। जब वो गलत तरीकों से विसंकेतित किया जाता है वो जल जाता है और जब सही तरीकों से तब वे बन जाता है बड़ी ऊर्जा की रकम जो कि संग्रहित की जा सकती है या आगे विघटित की जा सकती है। जब ये संग्रहित होती है तब ये बढ़ाती है एक इंसान के आंतरिक शरीर व मन की दशा को और जब ये विघटित होती है तो इंसान को थका देती है शारीरिक, भावनात्मक, कामुकता और बौद्धिक स्तर पर अलग अलग रसावों के माध्यम से जैसे ऊपर समझाया गया है। सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य उदेलता है अपनी ऊर्जा को उदारतापूर्वक इस धरती पर और जो कि बदले में रूपांतरित की जाती है गर्मी, ऊष्मा, पौधे, खनिज पदार्थों में और संक्षेप में संपूर्ण जीवन बदले में वे हम अंदर लेते हैं। इनके द्वारा 1 खाद्य और पेय, 2 श्वसन, 3 आवास, देखने, स्पर्श और सुगंध की संवेदनाएं। सूर्य भी वैसे ही प्राप्त करता है ऊर्जा केंद्र बिंदु से जिसके चारों तरफ वो घूमता है और इस तरह से अनंत काल तक। इसलिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा धरती पर पहुंचती है अनगिनत स्रोतों से जो इंसानियत के लिए कुछ नुकसानदायक और कुछ उपयोगी होती है। जो नुकसानदायक होती है उसे अपने आप रोक दिया जाता है प्रकृति के द्वारा वायुमंडल से गुजरते समय जो हमारे कीटाणुशोधक का डिसइंफेक्शन चेंबर के रूप में कार्य करता है। वायुमंडल की ऐसी व्यवस्था होती है कि ठीक ठीक सही मात्रा में सही प्रकार के विकिरणों को अंदर आने दिया जाता है, जबकि विकिरण जो कि जीव रूप को हानिकारक साबित होते हैं वो छान दिए जाते हैं। इस ग्रह को तैयार किया गया था लंबे समय से रचनात्मक स्रोतों के माध्यम से जीवन के आने के लिए हर जगह से, इसलिए बहते हैं आवेग अथवा छोटी ऊर्जा के टुकड़े सांकेतिक रूप में यानी आवेग अदृश्य होते हैं। इस प्रकार विसंकेतन मुक्त करता है ऊर्जा को आने वाले आवेगों से। विसंकेतन के उचित तरीकों से ये छोटे ऊर्जा के टुकड़े बनाए जाते हैं बड़ी मात्रा में ऊर्जा। ये ऊर्जा शोषित की जाती है कोशिकाओं द्वारा और बदले में ये जन्म देती है उत्सर्जन बल को जिसे उपविभाजित किया जा सकता है भौतिक, बौद्धिक, भावनात्मक, कामुक, आणविक और इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा में। आवेग हमारे ऊपर बहते रहते हैं जैसे कि हर रचना में अथवा बनाई हुई चीज में 120 प्रति सेकंड की दर से प्रत्येक विसंकेतन कार्य को दोहराता है और इसलिए ये जमा करता हर इंसान के शरीर और मन में बल की निश्चित मात्रा। ये बल नकारात्मक अथवा सकारात्मक, रचनात्मक अथवा हानिकारक, विनाशकारी, फायदेदायक अथवा नुकसानदायक हो सकता है। हम बुलाते हैं इस बल को प्लस परिणामी तीव्रता जब ये इकट्ठा होता है, माइनस परिणामी तीव्रता जब नहीं। शायद ही कभी विसंकेतिक मुक्त ऊर्जा परम शून्य होती है। ज्यादातर ये एक छोटी इकाई प्लस अथवा इक्वल्स तथाकथित तीव्रता के साथ होती है उचित अथवा अनुचित विसंकेतन के तरीकों की वजह से। स्थान जहाँ पे ये ऊर्जा इकट्ठी होती है आई, एस और एम ऊर्जा के रूप में उसे कहते हैं क्रमानुसार आई, एस और एम केंद्र। ये सारे स्थान बिंदु होते हैं मस्तिष्क के पहले खंड में। खंड 2 मस्तिष्क का इकट्ठी करता है कोशिकीय आणविक ऊर्जा, खंड 3 इकट्ठी करता है आणविक और खंड 4 इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा। दूसरे केंद्र है 5वां केंद्र अथवा आयन केंद्र। 6वें केंद्र को हम बुलाते हैं पैरामेंटल और कार्य करता है जूनियर प्रबंध निदेशक की तरह और 7वें केंद्र को हम बुलाते हैं पारलौकिक केंद्र अथवा या कहिए वरिष्ठ प्रबंध निदेशक। 5वें, 6वें और 7वें केंद्रों पर कोई नियंत्रण संभव नहीं होता जब तक सही तरीकों का पालन नहीं किया जाता और सामंजस्य नहीं लाया जाता पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे केंद्रों के बीच। जब ये हासिल किया जाता है 5वां विकसित होता है, बाद में 6वां और 7वां भी विकसित होता है और उसी के साथ संबंधित चेतना का फैलाव होता है और उच्च शक्तियों की प्राप्ति होती है। क्यों और कैसे हम पहुंचते हैं अलग अलग ऊर्जाओं की तीव्रता दर पर और उनके खंड 1 में इकट्ठे होने के स्थानों पर आए। एन संक्षिप्त नाम है इंस्टिंक्ट, सहज प्रवृत्ति, साथ ही साथ इनट्यूशन, सहज बोध। इस केंद्र को होते हैं 2 अलग उपविभाग। पहला डॉलर जो व्यवहार करता है सहज प्रक्रियाओं से, दूसरा ब व्यवहार करता है सहज बोध से। एम केंद्र की तीव्रता दर लगभग आई केंद्र के जितनी ही है और उसका औसत भी उतना ही होता है। इस धरती पर औसतन मानवता खर्च करती है भौतिक और बौद्धिक ऊर्जा काफी कम भावनात्मक और कामुक ऊर्जा के मुकाबले, क्योंकि जो संभावित खर्च करने की शक्ति भावनाओं की उतनी ऊंची है जितनी बौद्धिक और भौतिक उत्पादन साथ में लिए गए और सभी 3 यानी बौद्धिक, भौतिक तथा भावनात्मक एक साथ रखें तो बराबरी करते हैं संभावित खर्च जो कामुक केंद्र का होता है। ये नाखुश मामलों की स्थिति दशा है आज इस ग्रह पर। चलो एक उदाहरण के रूप में लेते हैं एक आंकड़ा 1000 इकाइयां आए और इन केंद्रों के लिए एक केंद्र के पास होगी 2000 इकाइयां और इस के पास 4000 इकाइयां जो उप जाता है हमारे वर्तमान अनुपात को 2482 आई, एस और एम केंद्रों के लिए क्रमानुसार। ये दर दुगना हो सकता है उत्तम रूप में, फिर हम उसे प्लस बुलाते हैं, अथवा सबसे खराब रूप में वो दो है सकता है निम्नतम स्तर पर और उस मामले में हम उसे बुलाते हैं माइनस। क्रमागत उन्नति धीरे धीरे बदल देगा इस अनुपात को और जब पूरी प्रजाति पहुंचेगी तब ये अनुपात होगा 5:2:2
एक आई, एस और एम केंद्रों के लिए क्रमानुसार इस बीच में कुछ व्यक्ति पहुंच सकते हैं। इस उचित अनुपात को प्राप्त करके जेनोगा के माध्यम से सुविधा के लिए हम लेते हैं 1000, 2000, 4000, 1000 औसतन इकाई बल आई, एस और एम केंद्र क्रमानुसार के लिए, और इसका दुगना अधिकतम होगा या तो प्लस में या तो माइनस में। यह परिणाम है ऊर्जा मुक्त होने का आने वाले सांकेतिक आवेगों का विसंकेतिक करने से मस्तिष्क के पहले खंड में आई, एस और एम स्थानों पे अगर ये बराबर विसंकेतिक होते हैं तो हमें प्लस मिलता है। शायद ही कभी ज्यादा ऊर्जा इकट्ठी होती है विसंकेतन से, क्योंकि जो तरीके लागू किए जाते हैं वो गलत होते हैं। फिर भी ऊर्जा इकट्ठी होने की संभावना 4 स्थानों पर 2482 के अनुपात में होती है। आई, एस तथा एम केंद्रों के लिए हमारे विकास की वर्तमान स्थिति के अनुसार अगर 4 आवेग पहुंचे हैं 4 स्थानों पर मस्तिष्क के खंड 1 में, विसंकेतिक ऊर्जा मुक्त हुई हर एक केंद्र में अगर विसंकेतन उतना ही सही और गलत है चारों मामलों में। साथ ही साथ ऊर्जा मुक्ति की तीव्रता दर विसंकेतन के बाद होगी 2482 के अनुपात में। आई, एस और एम केंद्रों के लिए क्रमानुसार कैसे इस बल को इकट्ठा किया जाता है सही तरीकों से ये बाद में दिखाया जाएगा। जब कुछ मात्रा में बलों को एकत्रित किया जाता है कुछ निश्चित परिणाम संभव होते हैं। जब तक बड़ी मात्रा में बल या तो प्लस या माइनस इकट्ठा नहीं किया जाता हम एक इंसान में कुछ खास नहीं पाते। फिर भी जब संचय पहुंचता है, जैसे कि आगे इस किताब में समझाया गया है, एक जीव इकाई फिर ये बल यात्रा करता है खास नस के माध्यम से, नाड़ी जिसे सुषुम्ना कहते हैं, अथवा नस मेरुरज्जु के मध्य भाग में, और पहुंचता है बारी से खंड 2, 3 और 4 में मस्तिष्क के। इस प्रकार के बल को परमेश्वरी कहते हैं, और जब तक ये एकत्रित न किया जाए पूर्ण जड़ इकाई में तब तक ये कुंडलित रहती है या सोई हुई रहती है। ये केंद्र इंद्रियों के जैसे हैं, जैसे जीभ स्वाद के लिए, जैसे नाक सुगंध के लिए, जैसे कान सुनने के लिए, जैसे त्वचा स्पर्श के लिए, और इसलिए एक संवेदनशील स्थान मस्तिष्क के खंड 1 के ग्रे मैटर का विसंकेतिक करेगा सांकेतिक आवेग सेक्स के, दूसरा विसंकेतिक करेगा भावनाओं के आवेग, तीसरा विसंकेतिक करेगा बुद्धि के आवेग, और चौथा विसंकेतिक करेगा गति हाल चाल के आवेग। खंड 2 को भी ऐसा ही केंद्र है जो विसंकेतिक करता है रासायनिक रूप से प्राप्त किए हुए आवेगों को। खंड 3 को भी ऐसा केंद्र है जो विसंकेतिक करता है सौर सूर्य संबंधी और ग्रहों के बीच के सांकेतिक आवेग। खंड 4 को भी ऐसा केंद्र है जो विसंकेतिक करता है ब्रह्मांडीय और आकाशगंगा के सांकेतिक आवेग जब प्राप्त होते हैं। हालांकि अगर ये खंड पूरी तरह से विकसित नहीं होते, ये आवेग पंजीकृत नहीं किए जाते, ये ऐसा ही है जैसे दोषपूर्ण कान अथवा स्वर रज्जु दर्ज नहीं करते और परिवर्तित नहीं करते कुछ आवेग। प्रत्येक विसंकेतन पर परिणामी तीव्रता बढ़ती है लंबवत यानी उच्च या निम्न उसी केंद्र या केंद्रों में, लेकिन क्षितिज के समानांतर एक केंद्र से दूसरे केंद्र में, अगर वे एक ही दर्जे के हैं यानी दोनों प्लस तीव्रताएं अथवा दोनों माइनस तीव्रताएं। हर केंद्र में जब तीव्रता को स्थान परिवर्तन करना हो ज्यादा से कम तक, इक्वल्स निम्न अथवा कम से ज्यादा इक्वल्स उच्च, तीव्रता एक ही दर्जे की यानी या तो सिर्फ प्लस या सिर्फ माइनस, फिर वो मात्र सरलता से ऊपर या नीचे सरकती है जैसे पारा एक थर्मामीटर में। उदाहरण के तौर पर हम आए केंद्र को गौर से देखेंगे। मान लीजिए औसतन सोच के लिए तीव्रता है 1 जड़ इकाई, इसलिए अगर तीव्रता गिर गई 0 तक वो धूमिल हो जाएगी, और जब वो उठती है 2 तक वो वास्तविक और तीव्र हो जाती है प्रतिभावान व्यक्ति के जैसी। अगर वो गिर जाती है -1 या -2 तक तो वो नकारात्मक और आपराधिक हो जाती है क्रमानुसार। सकारात्मक माने यहाँ रचनात्मक और नकारात्मक है हानिकारक अथवा निरोधक। हालांकि इस केंद्र में तीव्रता बढ़ सकती है 2000 प्लस कंपनों तक ज्यादा से ज्यादा, दूसरी ओर यह माइनस में डूब सकती है। हमने लिया है निम्नलिखित उदाहरण में प्लस अथवा सकारात्मक ज्यादा से ज्यादा 2000 तक, और सबसे नीचे जा सकता है -2000। नकारात्मक अथवा माइनस, सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को वर्णित करते हैं प्लस और माइनस क्रमानुसार तुलना में, और उसी अनुपात पर आधारित हम पहुंचते हैं दूसरे केंद्रों की तीव्रता पर। इंसानों में उदाहरण ई केंद्र जहां तीव्रता 2 गुना होती है आई केंद्र के मुकाबले, वो जाती है ज्यादा से ज्यादा 4000 प्लस या नीचे जाती है 4000। एस केंद्र में तीव्रता आई केंद्र के मुकाबले 4 गुना होती है यानी ऊपर जाती है 8000 प्लस तक और नीचे जाती है 8000। लेकिन अगर तीव्रता भागफल अनुपात को छलांग लगानी हो माइनस से प्लस या प्लस से माइनस, उस स्थिति में उसे आवश्यक रूप से हर बार 0 तक आना होगा। उदाहरण अगर परिणामी तीव्रता को जाना है +1000 से +1500 अथवा +500 तक, वो सकेगी ऊपर या नीचे। और उसी तरह अगर 1000 से 500 तक है तो एल अगर उसे जाना है 1000 से +500 तक तो उस स्थिति में ये पहले उठेगी 0 1 जड़ इकाई इक्वल्स 15000 करोड़ कंपन अथवा आवर्तन, तब 1000 से और बाद में उठेगी +500 या ज्यादा जैसे जरूरत होगी। हालांकि अगर उसे जाना है +1000 आए से +1000 तक तो वो बढ़ेगी क्षितिज के समानांतर। इसके अलावा यदि 1000 आए से 1000 तक एल अगर वो 1000 आए है और उसे जाना है 2000 तो वो पहले बढ़ेगी क्षितिज के समानांतर 1000 आए से 1000 तक और फिर गिरेगी लंबवत 2000 तक। अचानक परिवर्तन उच्च माइनस के लिए या उच्च प्लस के लिए अथवा उल्क्रम से, ये बहुत बड़ा झटका है शरीर के लिए। शोरगुल अथवा आश्चर्य अचानक हमें ले जाता है अंदर जहां भी हम हैं वहां से ऊपर अथवा नीचे, यानी एक माइनस के लिए ई और या एम केंद्रों में। शायद ही कभी ऐसा होता है कि सभी केंद्र अचानक से 0 तक गिर जाए एक साथ, लेकिन जब कभी ऐसा होता है ये अंत होता है। अगर हम देख सके हालचाल ऊपर और नीचे, कुंडलित और क्षैतिज, हम पाएंगे कि ये हालचाल सर्पिल गति से है। पूर्वजों ने प्रत्येक केंद्र में अथवा एक केंद्र से दूसरे केंद्र तक अपनी आणविक और इलेक्ट्रॉनिक दृष्टि से तीव्रता की इस अंदरूनी हालचाल देखते हुए इसे गुणों के खेल की तरह देखा। सत्व, रजस और तमस के एम केंद्र को भी तीव्रता होती है और ज्यादा से ज्यादा वो पहुंच सकती है +2000 तक। वो 0 तक गिर सकती है लेकिन माइनस नहीं हो सकती। शरीर की पहली 4 कोशिकाओं में से एक होती है पिछड़ी बुद्धि, यानी शारीरिक स्तर पर मृत्यु की, और बाद में ये पिछड़ी बुद्धि की कोशिका विभाजित और फिर से विभाजित करती है वैसे ही जैसे दूसरी कोशिकाएं, लेकिन सभी उसके वंशज बन जाती है सेक्स कोशिकाएं और जाती है एक यौन जीव लैंगिक जीव की रचना में। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक चौथाई भाग जबरदस्त संभावित रचनात्मक शक्ति का जो भीतर संग्रहित है निषेचित डिम्ब में बाद में मुक्त की जाती है एस केंद्र की महत्वपूर्ण ऊर्जा के रूप में। इसलिए हम पाते हैं कि एक औसतन मनुष्य में सबसे ज्यादा तीव्रता एस केंद्र में होती है और उसके बाद ए केंद्र में। संपूर्ण जीवन भावना से रंगा होता है, चाहे वो सोच हो, गतिमानता हो या सेक्स। एस केंद्र के मुकाबले उसकी तीव्रता आधी होती है। हालांकि एक समय था बहुत दूर के अतीत में उसकी तीव्रता एस केंद्र के जितनी ही थी और आई केंद्र की तीव्रता 0 के बहुत पास थी प्लस स्केल पर। यह अब तक के विकास का काम है। अब चलो हम संक्षेप में प्रस्तुत करें तीव्रता के उतार चढ़ाव को बहुत व्यापक आधार पर। हर बार जब हम तीव्रता की बात करते हैं वो विसंकेतिक विचार की तीव्रता होती है उसके शुद्ध मन ऊर्जा की अवस्था में, और जब तक माइनस के साथ जुड़ा हुआ न हो उसे प्लस के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। तीव्रता कोई भी केंद्र में इस प्रकार हो सकती है। एक आय केंद्र की हो सकती है 0 से 2000 के बीच खुद के केंद्र में बिना खुद हावी हुए अथवा दूसरे केंद्रों के द्वारा हावी हुए। 2 आय केंद्र की हो सकती है 0 से +2000 के बीच खुद के केंद्र में बिना खुद हावी हुए अथवा दूसरे केंद्रों के द्वारा हावी हुए। 3 ई केंद्र की हो सकती है 0 से 4000 के बीच खुद के केंद्र में बिना खुद हावी हुए अथवा दूसरे केंद्रों के द्वारा हावी हुए। 4 ई केंद्र की हो सकती है 0 से +4000 के बीच खुद के केंद्र में बिना खुद हावी हुए अथवा दूसरे केंद्रों के द्वारा हावी हुए। 5 एस केंद्र की हो सकती है 0 से +8000 के बीच खुद के केंद्र में बिना खुद हावी हुए अथवा दूसरे केंद्रों के द्वारा हावी हुए। 6 एस केंद्र की हो सकती है 0 से 7000 के बीच खुद के केंद्र में बिना खुद हावी हुए अथवा दूसरे केंद्रों के द्वारा हावी हुए। 7 एम केंद्र की हो सकती है 0 से +2000 के बीच खुद के
के केंद्र में बिना खुद हावी हुए अथवा दूसरे केंद्रों के द्वारा हावी हुए। ऐसा शुद्ध कार्य एक केंद्र का सामान्य रूप से अस्तित्व में नहीं होता, वास्तव में कभी मौजूद नहीं हो सकता। परस्पर क्रिया दो या ज्यादा केंद्रों की हमेशा होती है। केंद्र जिसकी तीव्रता ज्यादा होती है वो हावी होता है दूसरे केंद्रों पर, इसलिए उस पल में दूसरे केंद्रों पर हावी होता है ये केंद्र। ऐसे प्रत्येक विसंकेतन का परिणाम जो परिणत होता है विचार में शुद्ध मन ऊर्जा की अवस्था में उसे होगी परिणामी तीव्रता, यानी जोड़ या कुल परिणाम सभी केंद्रों के शामिल होने का। कुछ होती है 1 प्लस 2, कुछ होती है माइनस अथवा 3, सभी होती है प्लस 4, सभी होती है माइनस, सिवाय गतिमान यानी m केंद्र की। मान लीजिए I केंद्र प्राप्त करता है एक सांकेतिक आवेग और भेजता है आदेश दूसरे केंद्रों को। अगर तीव्रता दूसरे केंद्र या केंद्रों की ज्यादा है I केंद्र के मुकाबले, परिणामी तीव्रता दूसरे केंद्र अथवा केंद्रों द्वारा हावी होगी, जिसके परिणाम स्वरूप जो आदेश I केंद्र के द्वारा दिया गया था उसका पालन नहीं किया जाएगा और आदेश जो दूसरे केंद्र या केंद्रों ने जारी किया था बदले में किया जाएगा, जो कि काफी विपरीत हो सकता है उस आदेश के जो I केंद्र ने निकाला था। इसे कहते हैं एक केंद्र का दूसरे केंद्र पर हावी होना। सामान्य रूप से I केंद्र भेजता है कई ऐसे आदेश और इस केंद्रों के लिए, लेकिन आदेश को उल्टा कर दिया जाता है इन केंद्रों द्वारा। ऐसी बार बार विफलताएं I केंद्र को स्थायी रूप से रखती है इन केंद्रों द्वारा हाव। यह भी सच्चाई है कि और इस केंद्रों का एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा दोस्ताना है और सामान्य रूप से हाथ मिलाए रहते हैं, जिसके फलस्वरूप I केंद्र खुद को निश्चित नुकसान में पाता है और अक्सर आगे कोई प्रयास नहीं करता इन केंद्रों पर हावी होने का। M केंद्र संबंध नहीं रखता I केंद्र से अथवा और इस केंद्रों की जोड़ी से, लेकिन अनुकरण करता है उस केंद्र का जिसकी मजबूत परिणामी तीव्रता होती है। संक्षेपित करते हुए, कोई भी केंद्र सांकेतिक आवेग प्राप्त करने पर उसके विसंकेतिक होने पर आदेश भेजता है जिसका पालन किया जा सकता है अथवा उल्टा किया जा सकता है या पूरा किया जा सकता है। वो निर्भर करता है सामंजस्यपूर्ण अथवा असामंजस्यपूर्ण काम करने का ढंग सभी केंद्रों का। हम कुछ उदाहरण ले सकते हैं इसको समझाने के लिए। हालांकि ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि इंसान अब तक शासित किया गया है सिर्फ और इस केंद्रों द्वारा। जब तक ये होते रहेगा मुक्त इच्छा इंसान की दुरुपयोग में लाई जाएगी और इसलिए ये परिणाम लाता है जो कि अप्रिय होते हैं। जब सभी केंद्र सामंजस्य में काम करते हैं, वे सहयोग करते हैं साथ में काम करने को, ताकि कोई भी एक या अधिक केंद्र शासन नहीं करते बाकी पर। आदेश तब जो दिया जाता है वो सही होता है और मुक्त इच्छा के इस्तेमाल का शायद ही कभी दुरुपयोग होता है। जब कभी एक इंसान होशपूर्वक सीखता है सही तरीके जो स्थायी रूप से बनाए रखता है इस सामंजस्य को, तो केंद्रों का आपसी सहयोग होता है। आगे अगर कोई ज्यादा समय तक रहता है एक खास केंद्र में और अगर परिणामी तीव्रता इसलिए एक निश्चित विशेष पिच से अधिक होती है, उसका उल्लेखनीय प्रभाव शारीरिक काया पर, रोग अथवा बीमारियां स्पष्ट हो जाएगा। अगर और इस केंद्रों को मिलाकर बहुत ज्यादा माइनस परिणामी तीव्रता होती है लंबे समय तक, हमें मिलते हैं क्रूर अथवा जानवरीय प्रकार के इंसान। अगर इस केंद्र हावी होता है और उसकी तीव्रता माइनस होती है, रोगी और विकृत व्यक्ति जो सेक्स अपराधों की तरफ प्रवृत्त होते हैं वो मिलते हैं। अगर केंद्र हावी होता है और उसकी तीव्रता थोड़ी माइनस होती है, तो हमारे पास होते हैं शिकायती आदर्शवादी लोग सनक के साथ। अगर न तो ई केंद्र और न ही एस केंद्र हावी होते हैं और फिर भी I केंद्र औसत से नीचे होता है, हमारे पास होते हैं मंदबुद्धि के लोग। I केंद्र वो अगर शासित नहीं किया जाता दूसरे केंद्रों से तो वो सामान्य होता है, यानी प्लस तीव्रता, लेकिन अगर ई केंद्र उसे परेशान करता है बहुत ज्यादा माइनस के साथ, तो हमें मिलते हैं तंत्रिका विकार। वैन अगर I केंद्र सामान्य हो, इक्वल्स शासित नहीं किया हुआ, फिर भी एस केंद्र को प्लस तीव्रता हो, तो हमें मिलते हैं बहरे और मूक बच्चे। जब I केंद्र की तीव्रता सामान्य होती है और फिर भी ई केंद्र को थोड़ी माइनस तीव्रता होती है, तो हम भुगतते हैं मामूली शारीरिक शिकायतों से। अगर I केंद्र की तीव्रता सामान्य है फिर भी एस केंद्र को ज्यादा माइनस है, हमें मिलते हैं अलग अलग प्रकार के चमड़ी के रोग। अगर इस केंद्र को हो ज्यादा माइनस तीव्रता अपने ही केंद्र में और दूसरे केंद्र सामान्य हो और हस्तक्षेप हो, हमें होती है बीमारियां जैसे टीबी, कैंसर और कुष्ठ रोग। ये ज्यादा माइनस एस तीव्रता होती है तीव्रता दबे हुए सेक्स के आग्रह की। अगर I केंद्र को हो ज्यादा प्लस तीव्रता जो संतुलित बैलेंस करती हो एस और ई केंद्रों को, परिणामी तीव्रता होगी महान प्लस। ये दर्शाता है एक संतुलित मन और एक संतुलित जीवन, और ऐसा इंसान अनायास ही मानसिक रूप से स्वास्थ्य बनाए रखता है। यद्यपि भले ही कुल संख्या समान हो सकती है, विभिन्न केंद्रों की तीव्रता के बीच का अंतर निर्णायक परिणामी तीव्रता में फलस्वरूप घटित होने वाला प्रभाव गुणवत्ता अथवा व्यवहार में शासित होता है अथवा रंग दिया जाता है उस केंद्र से जिसके पास होती है सबसे ज्यादा तीव्रता बिना परवाह किए परिणाम तीव्रता के कुल स्कोर की। उदाहरण I केंद्र के पास है प्लस 2000 और इसके पास 6000। केंद्रों के परस्पर संबंध का परिणाम होता है कि परिणामी तीव्रता होनी चाहिए 4000। अब अगर हमारे पास I केंद्र है प्लस 2000 की ताकत के साथ, जो एक आदेश जारी करता है जो कि इस केंद्र से शासित किया जाता है 6000 से, I केंद्र को अपने स्कोर को 2000 में बदलने के लिए मजबूर किया जाता है प्लस 2000 के बदले, और परिणामी तीव्रता स्कोर इस प्रकार से होता है 8000 6000 प्लस 2000। I केंद्र ने यहाँ आदेश निकाला है जो एस केंद्र ने उल्ट दिया है। हर एक विसंकेतन के बाद आने वाला विचार होता है शुद्ध मन ऊर्जा की अवस्था में, और इस प्रकार उसे होती है एक परिणामी तीव्रता। इस तरह के विशेष काम का ढंग होता है जैसे कि जमा करना अथवा निकालना बैंक से, जैसा भी हो। ऐसे निरंतर काम का ढंग बचपन से ही निर्माण करता है एक प्रकार का बैंक खाता जो कि प्लस हो सकता है अथवा खाते में जमा से अधिक रकम निकालना, जिसके परिणाम स्वरूप आध्यात्मिक दिवालियापन होता है। जब बैंक बैलेंस ज्यादा माइनस होता है और परिणामी तीव्रता हर एक क्रिया की बैलेंस ज्यादा माइनस होता है और परिणामी तीव्रता हर एक क्रिया की जो सांकेतिक आवेग से विसंकेतिक विचार बनाती है आगे जारी रहती है मुख्य रूप माइनस ही, तब ऐसा होता है कि I केंद्र हमेशा के लिए शासित होता है ई और इस केंद्रों द्वारा। ऐसा इंसान नकारात्मक बन जाता है उसके व्यक्तित्व में, उसके पास लगातार नकारात्मक विसंकेतिक विचार होते हैं जो बनाते हैं उसकी नकारात्मक आदतें, और जल्द ही ये सब परिवर्तित होता है नकारात्मक अथवा हानिकारक कार्रवाई में। थोड़े समय बाद आपराधिक प्रवृत्तियां साफ नजर आती है और वो इंसान एक अनुभवी अपराधी बन जाता है। एक औसत व्यक्ति विश्वास करता है उस अस्पष्ट शब्द इच्छा शक्ति में और प्रयास करता है इच्छा शक्ति को इस्तेमाल करके आंतरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रण में लाने का। सही तरीके की जानकारी न होने की वजह से वो सामना करता है हार और उदासी का। वो हिम्मत हार जाता है, फिर ईश्वर में भरोसा भी और इंसान की अच्छाई में भी। वो फिर खुद को मानता है पीड़ित पक्ष और उसी प्रकार से प्रतिक्रिया करता है। ये ऐसा ही है जैसे वो एक झाड़ू का इस्तेमाल कर रहा हो एक घोर अंधकार भरे कमरे को साफ करने के लिए और उम्मीद करता हो कि वो रोशन हो जाएगा। ऐसे प्रयास न सिर्फ निरर्थक होंगे, भले ही वो चालू रखे जाएं अनंत काल तक, लेकिन बेकार भी होंगे, क्योंकि वो कभी भी नहीं किया गया है और कभी संभव नहीं है। अपने मानसिक आयाम पैमाने को बढ़ाना इन केंद्रों का काम इच्छा शक्ति से या संकल्पों से, प्रस्तावों से, वो एक बेवकूफी है, क्योंकि अनंत काल के बाद भी आप उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए इंसान है जैसा वो है सभ्यता के युगों के बाद भी। अगर हम जांच करें अंदर की जिंदगी ज्यादातर लोगों की, हम देख पाएंगे कि हर एक मामले में भीतरी संघर्ष बहुत अच्छा था और हार व निरादर अंदर का उतना ही ज्यादा था। फिर ऐसा आदमी कहता है क्या फायदा, ये एक खतरनाक मानसिक स्थिति है। इससे पता चलता है आत्मसमर्पण अथवा पूरा वर्चस्व I केंद्र पर। ऐसे आत्मसमर्पण के बाद I केंद्र सहयोग करता है और इस केंद्र का बिना प्रतिरोध के यह अंतर का कारण बनता है परिणामी तीव्रता के कुल स्कोर में। सौभाग्य से ये ठहराया गया है भगवान अथवा प्रकृति द्वारा कि वे सभी जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है अपना I केंद्र और इस केंद्रों को उन्हें कई मौके मिलते हैं उस दौरान जिसे
कहा गया है ज्योतिषीय अवधि जब क्षण भर के लिए मंगलवार व सूर्य की स्थिति के कारण उस इंसान के संबंध में जो धरती पर है आए केंद्र बंद कर देता है एस केंद्रों का हावी होना। ऐसी कालावधि हालांकि छोटी अवधि की होती है, इंसान की जिंदगी में कई बार आती है। ये एक प्रकार का ब्याज है जो प्रकृति की बैंक भुगतान करती है इंसान के सभी जमा खातों में। ऐसी कालावधि मेल खाती है मंगलवार व सूर्य की कुछ स्थितियों से, लेकिन ये प्रकृति का काम है जो सौभाग्य से आए केंद्र को सभी इंसानों में वापस समाये कर देती है। ऐसी कालावधि हालांकि बहुत कम अवधि की होती है, सही तरीकों के अभाव से रोकती है इंसान को ऐसे अवसरों का पूरा इस्तेमाल करने से और वो पीछे गिर जाता है अपमानित अवस्था में मौका देखकर, लेकिन इसे समझने में असमर्थ होने की वजह से ऐसा इंसान खुद को निराश महसूस करता है बस तब जब वो सुधार करने की शुरुआत कर रहा था। बहुत सारे लोग नए संकल्प बनाते हैं केवल फिर से असफल होने के लिए। अगर उस कालावधि के दौरान आए केंद्र खोज पाता है साधनोपाय सही तरीके हावी न रहने के, इंसान बहुत जल्दी प्रगति कर सकता है सभी तरीकों से। ऐसे मौके हर एक को दिए जाते हैं और उसका सरल कारण है कि प्रकृति चाहती है कि इंसान विकास करे, जिससे वो रोक सकती है उसे आवश्यकता से अधिक मदद करने से। तरीके जो इस किताब में बताए गए हैं वो दिखाएगा कैसे इंसान सही तरीके से इस्तेमाल कर सकता है ऐसे मौकों को जो प्रकृति देती है। भाग्यवश आए केंद्र की वापसी के चक्र के दौरान इंसान क्षण भर के लिए स्वतंत्र हो जाता है और उसका मन स्पष्ट होता है, लेकिन सही तरीकों के न जानने की वजह से ऐसे क्षणों को वो पंजीकृत करता है सिर्फ प्रायश्चित के क्षण। हमने पहले देखा है प्रत्येक केंद्र की तीव्रता यानी गति और कंपन हर एक आने वाले सांकेतिक आवेग से विसंकेतिक विचार तक संक्षेप में दोहराते हैं। इससे हम बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर पहुंच सकते हैं। एक, थकावट उत्साह अथवा प्रेरणा हम अनुभव कर सकते हैं, साथ ही साथ उचित या अनुचित भौतिक ऊर्जा का उपयोग केंद्र द्वारा जिसके परिणाम स्वरूप सभी प्रकार की शारीरिक हालचाल होती है वो कम से कम थकाने वाला होती है। दो, कई ज्यादा थकावट उत्साह और प्रेरणा हम अनुभव कर सकते हैं उचित या अनुचित मानसिक ऊर्जा के उपयोग से आए केंद्र द्वारा, जैसे कि औसत ज्यादा है और नकारात्मक अभिव्यक्ति की संभावना भी ज्यादा है, वो ज्यादा थकाने वाली है केंद्र के मुकाबले अथवा विशुद्ध रूप से भौतिक ऊर्जा के मुकाबले। तीन, दुगनी थकावट व उत्साह हम अनुभव कर सकते हैं उचित व अनुचित उपयोग के भावनात्मक ऊर्जा केंद्र द्वारा जिसके परिणाम स्वरूप अभिव्यक्ति या दमन होता है भावनाओं का। चार, आखिरकार 4 गुना आए केंद्र के और 2 गुना केंद्र के मुकाबले थकावट व उत्साह हम अनुभव कर सकते हैं उचित व अनुचित उपयोग की सेक्स ऊर्जा केंद्र द्वारा जिसके परिणाम स्वरूप अभिव्यक्ति अथवा दमन होता है जैविक तीव्र इच्छाओं का। केंद्रों के काम करने का ढंग तरीका इस प्रकार से होता है, जब कभी सांकेतिक आवेग प्राप्त किया जाता है आए केंद्र द्वारा और आदेश अथवा विसंकेतिक विचार देने से पहले उसे संपर्क करना चाहिए ई केंद्र को और उसे प्रेरित करके उभारनी चाहिए उपयुक्त भावनाएं और बाद में ई केंद्र की औसतन तीव्रता के साथ संपर्क करे एस केंद्र को। अगर जरूरत पड़े तो काम के ढंग में अथवा यूं ही निकाले संयुक्त आदेश अथवा निर्णय, जिस मामले में एम केंद्र बिना किसी ज्यादा सवाल किए उस आदेश अथवा निर्णय को अंजाम देगा। शरीर फिर करता है सभी जरूरी हालचाल उसे अंजाम देने के लिए आए केंद्र को महसूस करना चाहिए और कभी नहीं भूलना चाहिए कि जटिल संचालन एक आदमी का काम नहीं। जिस क्षण आए केंद्र संपर्क करता है एस केंद्र से, जिस आदेश को निकालना है उसके बारे में संपर्क करके और परस्पर सहमत होकर उस केंद्र से एस केंद्र देता है औपचारिक स्वीकृति, क्योंकि ई केंद्र गहरा मित्र है एस केंद्र का, इसलिए ये अनिवार्य हो जाता है कि आए केंद्र ये एहसास करे कि सभी आदेशों को निकालने से पहले उसे संयुक्त रूप से पारित किया जाना चाहिए अथवा स्वीकार किया जाना चाहिए दूसरों से। एक बार आए केंद्र ऐसी आदत बना देता है ई और इस केंद्र हमेशा पूछेंगे आए केंद्र से कि कैसे कार्य करें और बैरी नहीं बनेंगे अथवा आए केंद्र पर हावी होने के लिए उत्सुक नहीं रहेंगे। मुसीबत यह है कि आए केंद्र वरिष्ठतम निदेशक होने की वजह से सोचता है कि ये जरूरी नहीं है कि दूसरों से सलाह लेनी चाहिए आदेश निकालने से पहले। इस रवैये पर जोरदार नाराजगी जताई जाती है दूसरे केंद्रों और उनके निदेशकों द्वारा, इसलिए वो मिलकर काम करते हैं और एक समूह बनाते हैं जो विरोध करता है आए केंद्र के सभी निर्णयों का सिद्धांत के रूप में। चलिए जांचते हैं सामान्य रूप से क्या होता है और थोड़ी देखभाल के साथ क्या हो सकता है हमारे मस्तिष्क के अंदर। आए केंद्र जब उसकी तीव्रता होती है 1000 या 1500 प्लस इकाइयां सीधा आदेश निकाल सकता है, यानी बिना दूसरे केंद्रों की सलाह लिए। उसी समय जब ये आदेश पहुंचता है एम केंद्र में, जैसे कि उसे पहुंचना चाहिए हर आदेश निकालते समय ई और इस केंद्र निकालते हैं संयुक्त -2000 प्लस -4000 इक्वल्स -6000 जवाबी आदेश, परिणामी -6000 किलोमीटर 1500 इक्वल्स -4500। ये प्रबल होती है तीव्रता और एम केंद्र केवल अंजाम देता है इस विपरीत आदेश को। इस एक कार्यविधि की परिणामी तीव्रता -4500 नहीं होती बल्कि जैसे +1500 आए केंद्र का बन जाता है -1500 आदेश के उल्टने की वजह से 6000 प्लस 1500 इक्वल्स 7500। अगर आए केंद्र ने आदेश निकालने से पहले सलाह ली होती केंद्र की और बाद में उसने उससे हाथ मिलाया होता यानी स्वीकार किया होता, यानी 1500 आवर्तन अथवा इकाई प्लस 2000 केंद्र का इक्वल्स 3500। अगर उनकी जोड़ी मिलकर अब संपर्क करती है एस केंद्र को आदेश निकालने से पहले और अगर इस केंद्र इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो 3500 प्लस 4000 इक्वल्स प्लस 7500 आवर्तन होगी परिणामी तीव्रता एक क्रियाविधि की। ये संतोषजनक आदेश होगा कम से कम आंतरिक टकराव के और इस तरह खुशी में परिणत होगा। ये केंद्रों के खेल की जो आंतरिक क्रियाविधि है एक आदेश निकालने के लिए इक्वल्स एक विचार अथवा एक मन का निर्णय लेता है सिर्फ एक पल्स बी का अंश समय के अनुसार, परंतु यह क्रियाविधि अगर ज्यादा समय ले या तो अगर कोई विसंकेतिक विचार पकड़ के रखा जाए ज्यादा देर तक इक्वल्स समय, फिर जो परिणामी तीव्रता है उसे गुणित करेंगे बीट्स की संख्या से जिसके लिए यह विचार पकड़ के रखा गया था। उदाहरण जो क्रियाविधि हमने अभी देखी उसका स्कोर था +7500, लेकिन ये +7500 अगर ज्यादा देर तक रख पाए समय में ये ज्यादा उच्च स्कोर में परिणत होगा एल। ये किसी एक खास विसंकेतिक विचार को पकड़ के रखना, बाकी सबको बहिष्कार करके सभी 3 केंद्रों द्वारा एक साथ सामान्य रूप से हालांकि गलत तरीके से समझा जाता है एकाग्रता। पूरे दुनिया भर में लोग अपना सिर तोड़ते हैं व्यर्थ में इसे पाने के लिए एल। ऐसा जिद्दी विचारों को बांधना एकाग्रता नहीं होती। वास्तविक अथवा योग शब्द के समझनुसार वास्तविक एकाग्रता संभव नहीं होती मस्तिष्क के खंड 1 के केंद्रों द्वारा। ये नहीं किया जा सकता क्योंकि ये प्राकृतिक नहीं है। इन केंद्रों को अल्प समय में व्यक्तिगत रूप से प्रतिक्रिया करनी पड़ती है जो भी सांकेतिक आवेग प्राप्त किए जाते हैं। कभी भी सिर्फ एक ही केंद्र की शुद्ध अथवा विशुद्ध तीव्रता नहीं हो सकती, यानी आदेश सिर्फ एक केंद्र द्वारा निकाला गया हो। इसलिए हर एक विसंकेतिक विचार अथवा हर एक परिणामी तीव्रता का उत्पाद होता है अलग अलग केंद्रों की तीव्रताओं द्वारा, जिसमें से कुछ प्लस होती है, कुछ माइनस अथवा शून्य अथवा सभी प्लस, और इस तरह हर अंदरूनी कार्यविधि वास्तव में लेती है एक 12 हिस्सा पल्स बीट का और ये अवधि तय होती है स्कोर की जिसकी गणना की जानी है। कोई भी कार्यविधि वो सही हो या गलत एक 12 हिस्सा पल्स बीट से ज्यादा समय नहीं ले सकती। अंदर का बैंक बैलेंस चलाया जाता है हर एक विसंकेतिक विचार के लिए एक परिचालन स्कोर की दर पर जोड़ा अथवा काटा हुआ एक पल्स बीट के एक 12 हिस्से पर शेष जो पाया जाता है जिसे या तो हम बुलाते हैं ज्ञान अथवा मूर्खता, बेहतर इसे विद्या अथवा अविद्या यानी कानून का ज्ञान अथवा कानून का अज्ञान। अंदर के प्रत्येक कार्यविधि और कार्य के लिए सही तरीकों को बुलाते हैं मन का ध्यान केंद्रित करना। लेकिन कौन सा मन? यह और कुछ भी नहीं लेकिन होशपूर्वक जागृत रहना दुर्लभ मामलों में और बेहोशी से ज्यादातर मामलों में आंतरिक सद्भाव की जरूरत के लिए विसंकेतन के दौरान और आदेश निकालते समय, यानी किसी भी प्रकार का विचार। अंदर की बैलेंस शीट तुलन पत्र तैयार की जाती है, प्रस्तुत की
जाती है और पारित की जाती है इन निदेशकों द्वारा। चारों निदेशकों को बता देना चाहिए कि कैसे और किस तरह से वे जिम्मेदार है उनकी कंपनी की आर्थिक स्थिति के लिए, लेकिन कौन उन्हें बताएगा। कुछ मामलों में निदेशक इस मीटिंग में उपस्थित भी नहीं रहते और उनका कार्य किया जाता है उनके अधीनस्थ कम महत्व के कर्मचारियों द्वारा। फिर भी व्यापार अच्छा है और ठोस है और थोड़े ध्यान देने से अत्यधिक लाभदायक हो सकता है। उन केंद्रों को उचित तरीकों को लागू करने का संकल्प करना चाहिए। मुसीबत यह है कि उच्च केंद्र खंड 2, 3 और 4 मस्तिष्क के कभी कभी या कभी नहीं उपस्थित होते हैं। खंड 1 के केंद्रों की बोर्ड की बैठकों में औसत के नियमानुसार प्लस और माइनस जुड़ते और घटते जाते हैं और एक सामान्य इंसान की जिंदगी के अंत में अंतिम परिणामी तीव्रता उतनी ही होती है जितनी जन्म के समय होती है और इसलिए उसे मुश्किल ही मौका मिलता है आगे विकसित होने का, अथवा प्रगति अगर थोड़ी भी होती है तो वो बहुत छोटी होती है और लंबी खींची हुई होती है। एक सामान्य इंसान आमतौर पर लापरवाही से सोचता है और 12 विचार की दर पर एक पल्स बीट के लिए इस प्रकार जागने के घंटों के दौरान वो ग्रहण करता है 12x72x7 = 51,840 विचार प्रति घंटे। सही तरीकों से इस दर को उपयुक्त रूप से कम किया जा सकता है और बाद में हमारे पास होती है प्लस परिणामी तीव्रता। हालांकि सुधारात्मक तरीकों से और उनके सतत लागू करने से जैसे इस किताब में दिखाया गया है विचार दर को और भी अधिक पर्याप्त रूप से कम किया जा सकता है। पूर्वजों का अनुभव हमें निम्न तालिका देता है। परिणामी तीव्रता हर विसंकेतिक कार्यविधि का समय विचारों की संख्या हर पल्स बीट में टिप्पणियां। एक परिणामी तीव्रता 10 and 1/12 हिस्सा पल्स बीट का 12 इससे कम भी कभी कभी दिखाया जा सकता है, लेकिन अनजाने में सामान्य उतली सोच और नित्य व यांत्रिक सोच बहुत कम अंक देती है। 2 परिणामी तीव्रता 20 and 1/10 हिस्सा पल्स बीट का 7। 3 परिणामी तीव्रता 30 and 1/8 हिस्सा पल्स बीट का 6। 4 परिणामी तीव्रता 50 and 1/6 हिस्सा पल्स बीट का 5। 5 परिणामी तीव्रता 75 and 1/4 हिस्सा पल्स बीट का 4। 6 परिणामी तीव्रता 100 and 1/3 हिस्सा पल्स बीट का 3। 7 परिणामी तीव्रता 200 and a half हिस्सा पल्स बीट का 2। 8 परिणामी तीव्रता 301 पल्स बीट। कृपया ध्यान दें कि चिन्ह प्लस माइनस का तात्पर्य इक्वल्स प्लस अथवा यानी इक्वल्स प्लस अथवा माइनस संकेतित संख्या। बी कार्यक्षेत्र खंड 2 का 9 परिणामी तीव्रता निष्पक्ष स्थानांतरण खंड 1 से खंड 2 में सुधारात्मक तरीकों से किसी की गहरी सोच हो सकती है जैसे बाद में बताया गया है। 10 परिणामी तीव्रता प्लस माइनस 752 पल्स B21। 11 परिणामी तीव्रता 1802 and a half पल्स B21। 12 परिणामी तीव्रता 4503 पल्स B21। 13 परिणामी तीव्रता 6003 and a half पल्स B21। सी कार्यक्षेत्र खंड 3 का 14 परिणामी तीव्रता 9004 पल्स B21 उच्चतर ज्यादा शुद्ध सोच अथवा तीव्र नकारात्मक सोच एक लयबद्ध सांस। 15 परिणामी तीव्रता 12004 and a half पल्स B21। 16 परिणामी तीव्रता 15005 पल्स B21। 17 परिणामी तीव्रता 18006 पल्स B21। डी कार्यक्षेत्र खंड 4 का 18 जहां पे माइनस या नकारात्मक तीव्रता कभी जगह नहीं लेती है। जब 3 टप्पे लयबद्ध सांस सिद्ध की जाती है, सांस की गति गिर जाती है 18 या 20 प्रति मिनट से 12 प्रति मिनट और उसी रूप पल्स की दर भी गिर जाती है। यह जाना जाता है गिरने के लिए 72 से कम 51 तक और होता है औसतन उनके बीच में कहीं भी। जितनी धीमी हमारी पल्स दर होगी उतना ही धीमा होगा हमारा श्वसन और उतनी ही लंबी होगी प्रत्येक पूर्ण श्वास। बदले में यह अपने आप गिराता है सांकेतिक आवेगों की दर को जो कि मस्तिष्क द्वारा विसंकेतिक होते हैं। कार्यक्षेत्र बी सी डी में पहुंचने की अपेक्षा करना ऊपर दिए तालिका में, यानी आपको एक आवेदक और एक स्वीकार किया हुआ आवेदक होना होगा। गुरुओं के बीच यह संभव नहीं होता जब तक कि समर्पित सालों के अभ्यास से प्रत्येक विचार प्राप्त करता है बहुत ज्यादा प्लस परिणामी तीव्रता। सामान्य व्यक्ति काम करता है कार्यक्षेत्र ए में और होता है क्रय 1 पर। कभी कभी बेहोशी में वो उतार चढ़ाव करता है कर 6 तक तालिका में अथवा दुर्लभ अवसर में कर ए तक। यहाँ तक कि ये भी उसे प्रतीत होता है एक प्रेरित क्षण अथवा कृपा का क्षण। ऊपर दी गई तालिका में कर 1 to 8 और 9 to 17 के बीच में फर्क क्या है? उनमें एक महत्वपूर्ण फर्क है। ये ऐसा ही है जैसे एक पन्ने को आप भरे कुछ लिखकर जो कि सारा गलत हो या सारा सही। दूसरा कर 1 to 8 अनजाने में पहुंचा जाता है और कर 9 to 17 में होशपूर्वक पहुंचा जाता है। चेतना अथवा जागरूकता ऐसी हर एक कार्यविधि में एक शक्तिशाली आगे का कदम है आगे समझाने के लिए। कर 1 to 8 में आए केंद्र को छोटे अंश में सहयोग होता है दूसरे केंद्रों का। कर 9 to 17 में ई और एस केंद्र स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं आए केंद्र को उनका वरिष्ठतम निदेशक और उसके साथ सहयोग के साथ काम करते हैं और उसके मार्गदर्शन में थोड़े समय के लिए फिलहाल हम एम केंद्र पर विचार नहीं करते। कर 8 से आगे उच्चतर मन काम करता है, मानसिक बैंक खाता करते जाता है एंट्रीज खाते बही में। जब धन कुछ स्तरों तक पहुंच जाता है या तो प्लस या माइनस खाते को वर्गीकृत किया जाता है श्रेष्ठतर में, और जब वह और ऊंचे स्तरों पे पहुंचता है उसको वर्गीकृत करते हैं श्रेष्ठतम में। जब सामान्य खाता दिखाता है बाकी रकम प्लस अथवा माइनस 1.5 करोड़ आवर्तन इकाई कंपनों की परिणामी तीव्रता में उसे स्थानांतरित किया जाता है श्रेष्ठतर खाते में और ऐसी बाकी रकम एक सुपर यूनिट के बराबर होती है। जब ये खाता इकट्ठा करता है 10,000 ऐसे सुपर यूनिट्स, फिर ये बाकी रकम स्थानांतरित कर दी जाती है श्रेष्ठतम खाते में जो बराबर होता है 1 जेनोगा यूनिट के। ऐसा खाता दिखाता है प्लस अथवा माइनस जमा रकम 15,000 करोड़ साधारण यूनिट्स परिणामी तीव्रता के। जब 2 जेनोगा यूनिट्स इक्वल्स टू जेड डैश यूनिट्स जमा किए जाते हैं इंसान पहुंचता है महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था पर। एक सामान्य इंसान का खाता होता है छोटा माइनस खाता, उसके बाद आती है मानव रहित क्षेत्र की अवस्था। महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था के आगे यहाँ पे भी फिर 2 जेनोगा यूनिट्स इकट्ठे करने पड़ते हैं और वे जोड़े जाते हैं स्कोर को। इजाफा जो यहाँ होता है वो सिर्फ प्लस का ही अपेक्षित होता है। एल फिर कोई पहुंचता है दूसरी तरफ मानव रहित क्षेत्र के। जब कोई मानव रहित क्षेत्र के दूसरी तरफ होता है तभी वो इस्तेमाल कर सकता है मुक्त इच्छा सही तरीके से और इच्छित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। इस अवस्था से आगे ही पूर्णता से संभव होती है एकाग्रता, धारणा, ध्यान, ध्यान और समाधि, तादात्म्य। जिंदगी के गुरुत्वीय खिंचाव से इंसान मुक्त हो जाता है, यानी वो इस्तेमाल कर सकता है मुक्त इच्छा सभी पहलुओं में। यही वो अवस्था है शुद्ध मुक्त इच्छा के इस्तेमाल की और ये देती है जरूरी धक्का छुटकारा पाने के लिए बंधन की अवस्था से। परिणामी तीव्रता इंसान की हमेशा दर्ज कराई जाती है मानसिक बही खातों में। इन शीर्षकों के अंतर्गत आए ई, एस और एम तीव्रताएं अथवा आवर्तन इकाइयां कंपनों की ऐसी तीव्रताओं में क्रमानुसार
यह स्कोर प्लस या माइनस हो सकता है और एक केंद्र में ही प्रबल हो सकता है, बाकी सभी को बहिष्कार करके। एक औसतन व्यक्ति में केंद्रों की कार्यविधि सामान्य तौर पे 2:4:8:2 के अनुपात में होती है। आई, ई, एस और एम केंद्रों के लिए उचित तरीकों से यह अनुपात को बदला जा सकता है और उसे लाया जा सकता है आवश्यक अनुपात में प्रकृति के नियमों अनुसार। सही अनुपात है 5:2:2:1 आई, ई, एस और एम के लिए। प्रकृति के नियम अनुमति देते हैं इंसान को जमा करने के लिए 4 ज़ेनोगा यूनिट्स किसी भी अनुपात में, लेकिन आगे की प्रगति को वर्जित किया जाता है अगर सही अनुपातों को लागू नहीं किया जाता। Such disharmony is considered by nature as a fault. ऐसी असंगति प्रकृति द्वारा दोष के रूप में मानी जाती है। इस सीमा के परे यह आवश्यक होता है लय को पाना और Z यूनिट्स का सही अनुपात होना। जब कंपनों की मात्रा इतनी ज्यादा होती है वो स्थानांतरित हो जाती है श्रेष्ठतर वर्ग में, यह संभव हो पाता है इंसान के लिए सही अर्थ में एकाग्रता धारणा कर पाना। जब वो ही स्थानांतरित हो जाती है श्रेष्ठतम में तो संभव हो पाता है इंसान को पूर्णत ध्यान कर पाना। उस अवस्था के ऊपर है तादात्म्य समाधि की अवस्था पूरे अर्थ में, हालांकि पहले वह समाधि बीच सहित अथवा सही के करीब समाधि होती है। परिणामी तीव्रता के संग्रह से हम एकत्र करते हैं कुछ बल हमारी प्रणाली के अंदर जो बढ़ाती है हमारे कंपनों को और निर्माण करती है, और ही स्तर के इंसान को जो हमें बनाता है आध्यात्मिक दृष्टि से श्रेष्ठ एक आम इंसान के मुकाबले। 2 प्रकार के बल होते हैं, एक ज्यादा श्रेष्ठ दूसरे के मुकाबले, और वे होते हैं बल जमा हुए हमारी प्रणाली में उच्च प्लस अथवा माइनस परिणामी तीव्रता के संचय संग्रह द्वारा। पहले ही उल्लेख किए गए 4 केंद्रों के ऊपर होते हैं छठा और 7वां केंद्र क्रमानुसार, 5वां अथवा IN केंद्र को दोहरी क्षमता होती है। 1 सभी आंतरिक कार्य नसों के और दूसरे केंद्रों की उस पर फैले हुए होते हैं। बाह्य प्रदान करता है योग्यता पहुंचने के लिए किसी भी समस्या के मूल कारण तक और योग्य बनाता है गहरी सोच के लिए किसी भी विषय पर। L यह एकाग्रता कर सकता है किसी एक विचार पर 10 से 15 मिनट तक बाकी सबका बहिष्कार करके। उसके माध्यम से भटकती हुई बुद्धि स्थिर हो जाती है सिर्फ किसी एक विषय के चिंतन में, जबकि डगमग होने वालों के मन भटकते हैं असंख्य उपपथों में। डगमग होने का मतलब है वे लोग जो नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं विचार को अथवा चिंतन करते हैं मन के पहले खंड से, यानी सिर्फ 4 केंद्रों I, E, S और M द्वारा। उपपथों में भटकना प्रकट करता है विभिन्न भाव अथवा ताजा तस्वीरें बहुत तेजी से गठन की गई मन के पहले खंड द्वारा। 6वां अथवा पेरामेंटल केंद्र दिखाता है रास्ता बंधन से स्वतंत्रता का सिर्फ तभी जब पहले 4 ज़ेनोगा यूनिट्स इकट्ठे किए जा चुके हों। 6वां अथवा पेरामेंटल केंद्र आणविक स्तर पर कार्य करने में सक्षम है और 7वां अथवा पारलौकिक केंद्र इलेक्ट्रॉनिक स्तर पर कार्य करने में सक्षम है। जब अपेक्षित Z यूनिट्स इकट्ठे किए जा चुके होते हैं 6वां केंद्र अनुरोध करता है 7वें केंद्र को कब्जे में लेने के लिए, और पहली बार वे दोनों के काम करते हैं। दूसरे शब्दों में, ईमानदार शिष्य जो इतनी दूरी तक आया है अब तैयार है और मास्टर गुरु दृश्य पर दिखाई देता है उसे हाथ से ले जाने के लिए। इस अवस्था से आगे आकांक्षी को कोई दूसरा नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए होता माइनस सिवाय उसके भीतरी मार्गदर्शक के। लेकिन हमें पढ़ना है और समझना है, और ज्यादा इससे पहले कि पेरामेंटल केंद्र जूनियर प्रबंधक निदेशक सौंप दे उसकी जिम्मेदारी पारलौकिक केंद्र सीनियर प्रबंधक निदेशक को, जैसे कि ऊपर दिखाया गया है। इस विचार को गंभीरता से सोचें, कितना मैं रोज बढ़ाता हूँ अपनी परिणामी तीव्रता स्कोर को, कितना जल्दी मुझे आगे बढ़ना है रोज जैसे उचित समय पर पहुंच पाऊं, कितने प्रयास मैं रोज कर रहा हूँ उस छोर तक पहुंचने के लिए, क्या मैं जागरूक हूँ जिंदगी और जन्म के उद्देश्य के प्रति। चैप्टर 11 अध्याय 11 गैर मामूली बातों में मुक्त इच्छा का इस्तेमाल। एक ऐसी अवस्था जो इतनी खुश इतनी आनंददायक होती है कि उसके मुकाबले बाकी बची हुई जिंदगी बेकार है। एक बड़ी कीमत का मोती खरीदने के लिए जो कि एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी मर्जी से बेच देता है जो भी उसके पास है। ये वो अवस्था है जो हासिल की जा सकती है। योगा में इस अवस्था तक पहुंचने के लिए कुछ टप्पे दिए गए हैं। इनमें आखिरी 3 टप्पे हैं धारणा, एकाग्रता, ध्यान और समाधि, तादात्म्य। लेकिन इससे पहले कि ये प्रगत टप्पे लिए जाए, दूसरे टप्पों में महारत हासिल करना होगा। ये बहुत ही साफ तरीके से निर्धारित किया गया है योगा में। जो पहले के टप्पे हैं वो किसी भी तरह से कम महत्वपूर्ण नहीं है। वे हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम। इनमें है सुधारात्मक तरीकों के अभ्यास और एक प्रकार का कीटाणुशोधन कक्ष डिसइंफेक्शन चेंबर और लयबद्ध श्वसन भी शामिल है। इन पहले 4 और आखिरी 3 के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण टप्पा होता है प्रत्याहार अथवा वो महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था। सामान्य तौर पे यम और नियम टप्पों को लेखकों द्वारा आचरण की नियमावली के तौर पे सामान्य व्यवहार के लिए वर्णित किया गया है। हमारा उद्देश्य है इनको गहराई से समझाना, कैसे एक सामान्य इंसान अपनी रोज की जिंदगी इन चरणों के संबंध में सचेतन क्रिया में ले सकता है। इनके साथ साथ हम देखेंगे कि कैसे सफलतापूर्वक प्राणायाम किया जा सकता है। हम मानते हैं कि जो ऊंचे विचार छुपे हुए हैं इन स्पष्ट दिखने वाले 8 टप्पों के पीछे, ये समझाने के लिए किताबों में स्पष्ट रूप से ये कभी भी नहीं किया गया है। चलिए पहले हम देखते हैं कि कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं हमारी तथाकथित मुक्त इच्छा को रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी सी गैर मामूली बातों में। क्यों होना चाहिए फर्क हमारे विभिन्न कार्रवाइयों में रोज की जिंदगी की? क्योंकि हम मानते हैं कि हम सचेत हैं परिणामों के बारे में जो उससे संबंधित है। तथ्य जो सामने आता है वो है हमारा बोध कर्म के संबंध में। यह बोध हो सकता है सजा के कारण हो जो दी जाती है इंसान को भगवान अथवा प्रकृति द्वारा। यह सबसे पहला लेकिन महत्वपूर्ण जरूरी टप्पा है जागरूकता अथवा बोध का हमारी रोज की जिंदगी में जो बनी होती है छोटी सी बातों से। इस बोध में अगला टप्पा है हमारी अपनी इच्छा एक खास तरीके से व्यवहार करने की, भले ही उसके बदले में कोई परिणामी सजा हो न हो। जब इस प्रकार का बोध अथवा जागरूकता की अवस्था का उदय हमारे में होता है और हम कर्म व्यवहार करते हैं अपनी पसंद के हिसाब से और स्वाभाविक इच्छा से, और न कि जब हमें मार्गदर्शित किया अथवा डराया जाता है व्यवहार करने के लिए इंसान के बनाए कानूनों के कार्यप्रणाली के अनुसार अथवा भगवान या प्रकृति के कानून के अनुसार, सिर्फ तभी ही हम हासिल करते हैं हक मुक्त इच्छा के इस्तेमाल करने का। चलिए जांचते हैं हम संक्षेप में कुछ छोटी सी बातों को और हमारी आकांक्षा मुक्त इच्छा को इस्तेमाल करने की अथवा हमारी इच्छा कम से कम प्रतिरोध की रेखा का पालन करने के लिए परखी जाएगी। एक दिन रात मिलाकर बना होता है 24 घंटों का। कैसे हम इस 24 घंटों के दिन को गुजारते हैं? कितना सही में रचनात्मक कार्य हम करते हैं बिना किसी पैसों के बदले अथवा बिना प्रशंसा अथवा मान्यता सम्मान के उद्देश्य से?
मान लीजिए हम मालिक हैं एक बड़ी फैक्ट्री के जहाँ पे 3 शिफ्टों में रात दिन काम चलता है। हमें सारे कर्मचारियों को साप्ताहिक छुट्टी अथवा विकृत साप्ताहिक छुट्टी देनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त होंगे सार्वजनिक अवकाश और कुछ सवेतन अवकाश। हमें देनी पड़ती है वार्षिक छुट्टियां और छुट्टियां जो कानून के तहत अनिवार्य होती हैं। ऐसी फैक्ट्री जो पूरी क्षमता से चल रही हो, तीनों शिफ्ट प्रतिदिन साल के अंत में मुनाफा घोषित करती है और कर्मचारियों के लिए बोनस जब भी मुनासिब हो। अब हमारी अनोखी फैक्ट्री पेट की 3 शिफ्ट में काम करती है, जहां लाखों कर्मचारी कोशिकाएं काम करती हैं 3 शिफ्टों में। रात दिन साल के 365 दिनों। ऐसी स्थितियों में जो कि बदतर होती हैं उन दिनों के मुकाबले जो की स्थिति होती थी प्राचीन रोम के लोगों की और उनके रसोई घर के गुलामों की, और हम विद्रोह भी नहीं करते ऐसे विचार पर। क्या होना चाहिए काम करने का समय इन पेट की कोशिकाओं का? किस तरीके से उन्हें आराम और छुट्टी देनी चाहिए और पगार व बोनस देना चाहिए? क्या हम यह सोचने की परवाह करते हैं? यहाँ तक कि हम हंसते हैं इस विचार पर, जैसे कि प्राचीन रोम के रसोई घर का कप्तान हंसता अगर ऐसे विचार उसको सुझाए जाते हमारे आज के दिनों के मजदूर संघी द्वारा उसके रसोई घर के गुलामों के लिए। क्या हम कम से कम निष्पक्ष हैं अगर दया नहीं आती इन कर्मचारियों पर? हमारी कोशिकाएं हमारे पेट के भीतर। आगे अधिक विस्तार से जब भी हम खाते हैं, क्या हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि हम खड़े हैं या बैठे? क्या हम शांत हैं या बातचीत कर रहे हैं? क्या हम अचार के साथ खा रहे हैं अथवा पे के साथ भोजन को पीकर उतारते हैं? क्या हम बहस कर रहे हैं, क्रोधित हैं, उदास हैं, चिड़चिड़े हैं अथवा सोच रहे हैं कुछ दबाव डालने वाली तकलीफों के बारे में? क्या हम ख्याल रखते हैं कि हम जल्दी जल्दी खा रहे हैं या धीमी गति से, इत्यादि। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है श्वसन का। चलिए इसे जांचते हैं। अभी हम सब सांस लेते हैं। हम अपनी जिंदगी की शुरुआत पहली सांस से करते हैं और आखिरी सांस के साथ हमारे लिए सब कुछ समाप्त हो जाता है इस ग्रह पर। एक सामान्य व्यक्ति सांस लेता है 18 से 20 सांस प्रति मिनट, यानी 24 घंटों में एक सामान्य व्यक्ति 25,920 से 28,800 बार सांस लेता है। क्या होनी चाहिए कालावधि हर एक सांस की? हर एक इंसान के फेफड़ों की क्यूबिक क्षमता कितनी होती है? क्या ये सब में समान होती है या समान अनुपात में होती है सभी मामलों में? क्या फेफड़े हाथ पैरों के समान शरीर के आकार के अनुपात में होते हैं अथवा आंख और नाक के समान होते हैं जो आकार में अनुपात से बाहर हो सकते हैं? क्या होती है आदर्श संख्या सांसों की हर एक व्यक्ति के लिए अथवा क्या वो सभी में समान होती है निरपेक्ष ढंग से? क्या हमें सिर्फ नाक से ही सांस लेनी चाहिए या कभी कभी मुख से भी? क्या ये मुख से सांस लेना हानिकारक होता है, खराब होता है? क्या हमें धूम्रपान करना चाहिए अगर धूम्रपान उल्लंघन करता है सांस लेने के मूल सिद्धांत को नाक के द्वारा? क्या हम फेफड़ों को पूरी तरह से भरते हैं जैसे कि फेफड़ों के अंदर की लाखों कोशिकाओं में से प्रत्येक को हम प्राणवायु दे पाएं? सामान्य रोज के कार्य खाने और श्वसन के, और आपको आश्चर्य होगा कि इन कार्यों के लिए इतना ध्यान क्यों दिया जा रहा है। लेकिन इन छोटी सी बातों में हम निर्माण करते हैं अनजाने में एक मानसिक स्वभाव अथवा हम सर्जन करते हैं कुछ मानसिक सांचा, जिसके आधार पर अनजाने में हम बुनाई करते हैं दूसरे मानसिक सांचे अधिक गंभीर परिणामों के लिए। इस प्रकार धीरे धीरे हम निर्माण करते हैं वो अनदेखा है लेकिन सबसे सम्मानित जाल है जिसे हम बुलाते हैं चरित्र। हमने तुलना की है पेट और फेफड़ों को फैक्टरियों के साथ और हमारे शरीर की कोशिकाओं को कर्मचारियों के साथ। अगर हम इस सुपना एनालॉजी को थोड़ा और आगे ले जाएं और बहुत महत्वपूर्ण कारक लाएं सहिष्णुता का, सहनशीलता का, यानी फैक्ट्री में निर्माण प्रक्रियाओं में स्वीकार्य परिवर्तन, हमें यह एहसास होता है कि वहाँ फैक्ट्री की सभी प्रक्रियाओं में बहुत सख्त सहिष्णुता, सहनशीलता होती है और एक निश्चित सहनशीलता के परे जो कि बहुत सूक्ष्म होती है हम नहीं जा सकते। कुछ मामलों में तो कोई सहनशीलता नहीं होती। इसी तरीके से हमें भी स्थापित करनी चाहिए उचित सहिष्णुता महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जैसे भोजन, श्वसन, नींद, सोच और सेक्स, एब्स। हालांकि समय बीतने के साथ हमारी मानसिक सहिष्णुता एक सीमा के परे चली जाती है जो सुरक्षित नहीं होती। इसलिए हम देखते हैं कि उम्र के साथ हमारी निर्बलता और दुर्बलता, कमजोरी बढ़ती जाती है और जो संभव था जवानी में नियंत्रण करने को अधेड़ावस्था में ज्यादा मुश्किल होते जाता है और बुढ़ापे में यह संभव हो जाता है जब तक बार बार विफलताओं के साथ हम स्वेच्छा से कोशिश करना भी छोड़ देते हैं। विचार गंभीरता से सोचने के लिए लें। यम व नियम क्या होते हैं? क्या मुक्त इच्छा का इस्तेमाल करना चाहिए छोटी सी बातों में और हमारे रोज के नियमित कार्यों में? क्या हमारी मानसिक सहिष्णुता खतरे के बिंदु तक पहुंचती है? इसका उपाय क्या है? अध्याय 12। दैनिक जीवन में सही तरीके, भोजन और पोषण की आदतें। 3 तरीके जिससे बाहर के आवेग अंदर आते हैं हमारे शरीर में सांकेतिक तरीके से और हमारे मस्तिष्क में पहुंचते हैं। वहाँ पे वे संकेतिक होने के लिए वो हैं फूड एंड ड्रिंक, खाद्य और पेय। 2 ब्रीदिंग, श्वसन। 3 सेंसेशंस ऑफ साउंड, टच, टेस्ट, साइट एंड स्मेल, आवाज, स्पर्श, स्वाद, देखने और सूंघने की संवेदनाएं। इनके बीच में 5 इंसानी शारीरिक इंद्रियां होती हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। हमारी सारी सोचाने वाले सांकेतिक आवेगों और बाहर जाने वाले विसंकेतिक विचारों के खेल से उभरती है। इस कार्यवाही व प्रतिक्रिया के नींद व सेक्स उत्पाद हैं, ताकि जब यह प्रतिक्रिया पहुंचती है कुछ बाढ़ की तीव्रता तक कार्यवाही होती है संभोग, और जब यह पहुंचती है उतार भाटा पर बिल्कुल विपरीत परिणाम होता है नींद। हमारा अभ्यास इसलिए पहले चरण में यानी इन 3 घटकों के आसपास होना चाहिए। 1 फूड एंड ड्रिंक, खाद्य और पेय। 2 ब्रीदिंग, श्वसन। 3 सेंसेशंस ऑफ साउंड, टच, साइट एंड स्मेल एक्सेट्रा, आवाज, स्पर्श, स्वाद, देखने और सूंघने की संवेदनाएं वगैरह। हेल फूड एंड ड्रिंक, खाद्य और पेय। शुरुआत के लिए किसी भी बात की सनक न हो खाने और पीने के बारे में कि शाकाहार भोजन ज्यादा अच्छा हो सकता है मांसाहार से या उल्टा, क्योंकि फर्क इससे नहीं पड़ता कि हम कौन सा खाना खाते हैं बल्कि हम कैसे खाते हैं और किस अंदाज से खाते हैं उससे फर्क पड़ता है। अपने हृदय को मारे नहीं ज्यादा खाकर व पीकर, ये मास्टर्स कहते हैं। खाना सादा होना चाहिए और कभी भी ज्यादा स्वादिष्ट न हो। एक बार खाना बेहतर है ज्यादा बार खाने से। एक भूखे शेर की तरह खाने की शुरुआत में टूट न पड़े लेकिन आभार के साथ शुरू करें कि हमें ये मौका मिला है इंसान के स्वरूप में जीने का प्रारंभिक प्रयास के रूप में आगे के ज्यादा प्रगत जीवन के लिए।
नींद के जैसे हमें घटाना चाहिए हमारी खाने की मात्रा को और उसकी पुनरावृत्ति को, और बहुत ही धीमी अवस्थाओं से बनानी चाहिए नई आदतें खाने की। उतावलापन में कुछ भी न करें। इसलिए मैं कहता हूँ तुमको अपनी जिंदगी के बारे में चिंताशील न हो। क्या तुम्हें खाना चाहिए, न ही तुम्हारे शरीर के बारे में क्या तुम्हें पहनना चाहिए। क्या ये जिंदगी मान से अधिक नहीं है और ये शरीर पोशाक से अधिक। जिन व्यक्तियों की उम्र 21 वर्षों से ज्यादा होती है उनके शरीर की मुख्य वृद्धि पूरी हो जाती है। भोजन फिर जरूरत पूरी करता है शरीर के खराब हो चुके ऊतकों टिश्यूज को बदलने के लिए। इसलिए हम सिफारिश नहीं करते इस प्रकार की जिंदगी उनको जिन्होंने अभी तक 21 साल पूरे नहीं किए हैं। अगर वो इसे अपनाना चाहते हो तो उनका स्वागत है उसे करने को, क्योंकि इससे कुछ नुकसान नहीं होगा। हमारा कारण सिफारिश न करने का है कि जीवन में गंभीरता इतनी छोटी उम्र में नहीं लानी चाहिए जब तक सहज ही वो इंसान के अंदर से नहीं उमड़ती। अगर हम बचा सकते हैं शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और सेक्स ऊर्जाओं की हानि, हम लोग निर्माण कर पाएंगे महान किफायत की नियंत्रित भोजन की आदतों से और कम खाने के सेवन से और कम नींद से हम बेहतर व तरोताजा और स्वस्थ महसूस करेंगे। हानि रोकने के बाद हम उपचारात्मक कदम भी लेते हैं। पहला कदम है सुबह 10 अथवा 11 से पहले कम करके शून्य कर दे जो भी हम भोजन लेते हैं। ये धीमे धीमे करना चाहिए 15 से 20 हफ्तों की कालावधि में। उसके बाद सिर्फ एक भोजन सुबह 10 से दोपहर 2 के बीच, निर्भर करता है सुविधा के अनुसार और दूसरी परिस्थितियों पर होना चाहिए मुख्य भोजन इस समय के लिए। कुछ भी न करें इस भावना के कारण कि हमें किसी चीज की कमी महसूस हो रही है। भोजन को घटाने के लिए अधिक समय लें। अगर यह भावना दर्ज हो तो अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल न करें। अगर आप समझते हैं आपके पास है और किसी को भी यह न बताएं कि आप खाने की परहेज कर रहे हैं। आप निश्चित रूप से परहेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ सुधारना कर रहे हैं। अगर हमने छोड़ दिया है मजेदार जीने का तरीका, यानी खाते हैं, पीते हैं और सोते हैं जितना हमें चाहिए और जब हमें चाहिए, तो चलिए अभी तीव्र उत्साह के साथ ही ढूंढ ले ज्यादा खुशी पीछे छोड़ देने के लिए सभी पुरानी स्थापित हुई गलत आदतें, भोजन, नींद और सेक्स की। हम पानी अथवा कोई भी दूसरा पेय भोजन के दौरान न लें और जिसके चलते हमारे आंतरिक प्रणाली को अपने काम करने का मौका मिले। हमने हो सकता है निर्मित कर ली हो आदत कुछ लेने की चाय के साथ दोपहर में या शाम को। चलिए इस तरह से 15 से 20 हफ्तों की कालावधि में धीरे धीरे खत्म करें सारे भोजन के सेवन को। रात के भोजन तक धीरे लेकिन दृढ़ता से कम करते जाएं। रात के समय के भोजन के सेवन को आगे के 15 से 20 हफ्तों की कालावधि में फिर छोड़ दें। ये रात का भोजन पूर्ण रूप से अब शरीर को आदी होने दे। सिर्फ एक भोजन पर कभी भी सुबह 10 से दोपहर 2 बजे के बीच और निश्चित रूप से कभी नहीं 4 बजे के बाद लोकल समय कोई भी खाना शरीर के अंदर प्रवेश करे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना समय कोई लेता है आने के लिए एक भोजन दिन में, और कुछ भी नहीं पहले या बाद में, बिना किसी कमजोरी या त्याग की भावना से। हमारे एक सामान्य भोजन के अलावा उसमें अतिरिक्त फल, दूध, जूसेस नहीं होने चाहिए। हमें और समय लेना चाहिए अगर जरूरत हो तो, जब तक हम आखिरकार आश्वस्त न हो जाएं कि हमारा एक भोजन निर्मित करता है एक अच्छी तरह से संतुलित आहार। एक अच्छी तरह से संतुलित आहार के साथ एक बुरी तरह से संतुलित जिंदगी का तरीका ज्यादा नुकसानदायक होता है हमारी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक जिंदगी के लिए मुकाबले एक बुरी तरह से संतुलित आहार के साथ एक अच्छी तरह से संतुलित जिंदगी का तरीका। यह इनकार करने के लिए नहीं है विज्ञान को जो यह सिफारिश करता है, क्योंकि विज्ञान बिल्कुल सही है सिफारिश करने में एक अच्छी तरह से संतुलित आहार और 8 घंटों की अच्छी तरह से संतुलित नींद। हमारे आज के बुरी तरह से संतुलित जिंदगी का तरीका, उसके अतिरिक्त असंतुलित आहार और असंतुलित नींद के घंटे, एक औसतन आदमी जवानी में मर जाएगा। ये सारी बातें संतुलित आहार और नींद और जिंदगी की अच्छी हैं, लेकिन जैसे सब कुछ अच्छा सापेक्ष होता है, वे अच्छे हैं किसी व्यक्ति के संबंध में। सभी मामलों में बदलाव बहुत ही क्रमिक, ईमानदारी और दृढ़ता से होना चाहिए। कुछ पसंद करते हैं रात का भोजन दिन के भोजन के मुकाबले सामाजिक अनुग्रहों के कारण। चलो हम यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं हमारी गहरी नींद में भी हमारे शरीर के महान निस्तब्ध फैक्ट्री के अंदर रेंगने वाले भंगी, मिस्त्री, रासायनिक श्रमिक व्यस्त होते हैं साफ करने में मलबे, बचे हुए दिन की गतिविधियों के भरपाई करते हुए हार्मोन के थके हुए भंडार, मरम्मत करते हुए टूटी फूटी संरचनाओं और अंगों की, और निर्माण करते हैं जैव विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के लिए और नाड़ी केंद्रों और चक्रों के अंदर दूसरे दिन की गतिविधियों के लिए। हमारे शरीर में महत्वपूर्ण कार्य होते रहते हैं जब हम रात को सोते हैं। अंदर के कर्मचारियों को ज्यादा थकाया नहीं जाना चाहिए रात को खाकर, और इस प्रकार जोड़कर दूसरे महत्वपूर्ण कार्यों के साथ पाचन व उत्सर्जन का अतिरिक्त कार्य। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने पेट में कुछ न डालें लोकल टाइम शाम 4 के बाद। अगर हमें लगता है कि हमें किसी को प्रसन्न करना है, स्वीकार करके न्योता रात की पार्टी का अथवा शादी का, हमें जाना चाहिए बिना किसी उपद्रव किए। लेकिन हमें क्षतिपूर्ति करनी चाहिए उस दिन त्याग करके सामान्य दोपहर के भोजन को, और उसके बाद के दिन में बिल्कुल कुछ न खाकर उसके बाद के दिन सामान्य दोपहर का भोजन लेना चाहिए। मान लीजिए हमें खाना है रात का भोजन शनिवार रात को, फिर शनिवार को हम दोपहर का भोजन नहीं खाएंगे और पूरे दिन रविवार को कुछ नहीं खाएंगे। सोमवार हमेशा की तरह हम अपना सामान्य दोपहर का भोजन लेंगे। 36 घंटों के बाद खाना नुकसानदायक नहीं होता, एक बार हमें 24 घंटों की आदत पड़ जाती है तो, लेकिन सामान्य तौर पे ये सही नहीं है कुछ भी खाना शाम 4 बजे के बाद लोकल टाइम, और जितना हम कम लिप्त होंगे रात के भोजनों में उतना अच्छा। प्रकृति ने अभी तक नहीं निर्माण किया है पानी से कुछ भी बेहतर पीने के लिए। इंसान ने भी नहीं निर्मित किया है पानी से कोई भी बेहतर चीज। आकस्मिक चाय या कॉफी का कप लेना समझने योग्य है। कभी भी ना डालें अपनी प्रणाली में किसी भी प्रकार की शराब, पानी डाली हुई अथवा बिना पानी की किसी भी मात्रा में। यह सबसे ज्यादा नुकसानदायक पदार्थ है जिसका इंसानी शरीर क्षतिग्रस्त हो सकता है। इस विचार को गंभीरता से सोचें, क्या मैं कोई तुच्छ नश्वर हूँ अथवा क्या मैं उस भगवान का तत्व सार हूँ? इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं क्या हूँ, मैं कैसे जीता हूँ, उससे फर्क पड़ता है। जीने के लिए मुझे खाना, पीना और सोना चाहिए, इसलिए मैं कैसे खाता हूँ, पीता हूँ और सोता हूँ वो महत्वपूर्ण है। जीने के लिए मुझे सांस लेनी होगी, इसलिए मैं कैसे सांस लेता हूँ उससे फर्क पड़ता है। जीने के लिए मुझे सोचना चाहिए, इसलिए मैं कैसे सोचता हूँ इससे फर्क पड़ता है। ब्रीदिंग इन द 3 स्टेप रिदम, श्वसन 3 टप्पों लयबद्धता में, 3 टप्पे लयबद्ध श्वसन। 2 ब्रीदिंग, श्वसन एक जीवन जीने की कला जो किसी को सक्षम बनाएगी इस पथ पर हर मन की गतिविधि इस्तेमाल करने को सहायता के रूप में। वो अपरिहार्य है, परम आवश्यक है।
तीन कारकों में से दूसरा कारक है श्वसन। पहला होता है पोषण नींद के साथ। हम पहले ही कर चुके हैं क्षणिक विचार श्वसन के कुछ पहलुओं पर। हालांकि चलिए अब हम विस्तार में जाएंगे और पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण 3 टप्पे लयबद्ध श्वसन। इसे 3 टप्पे कहते हैं क्योंकि पहला टप्पा है तकनीक, दूसरा टप्पा है घनफल, फैलाव और तीसरा टप्पा है लय। जब सभी 3 टप्पों में महारत हासिल हो जाता है उसे कहते हैं सर्वांगीण 3 टप्पे लयबद्ध श्वसन डैश। न तो 3 टप्पे और न ही दूसरा कोई भी लयबद्ध श्वसन प्राणायाम के समान है। कोई इंसान प्राणायाम कर नहीं सकता जब तक वो पहुंचा नहीं उस महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था पर। हम प्राणायाम को ज्यादा विस्तार से बाद में समझाएंगे। 3 टप्पे लयबद्ध श्वसन हमारे शरीर को अधीन करेगा एक नई लय में। इस श्वसन को प्राकृतिक बनाना होगा निरंतर अभ्यास से। अच्छी तरह से सीखने के लिए और पहले टप्पे का अभ्यास करने के लिए लेट जाएं समतल अपनी पीठ पर। एक काफी मोटा और भारी किताब रखें अपनी नाभि पर। अपने हाथों को अपने सर के नीचे रखें। अब श्वास लें, ज्यादा गहरा नहीं बल्कि सिर्फ सामान्य, और किताब को ऊपर उठाएं लेकिन छाती को नहीं। इसे धीरे से करें, उतने ही सामान्य रूप से जितना सामान्य आपका श्वसन था इससे पहले कि आपने इसे आजमाया था। हालांकि ऊपर उठना और नीचे आना किताब का महसूस होना चाहिए। सांस को कभी रोके नहीं श्वास लेने और छोड़ने के बीच। यह पहला टप्पा है जो किया जाता है बिस्तर पर लेटकर, लेकिन अच्छा हो कि फर्श पर। वास्तविक स्थान जो ऊपर उठता है और नीचे जाता है वो स्थापित किया जाता है निम्नलिखित अनुसार। अपने हाथ के पंजे को पेट पर रखें, किताब निकालकर छोटी उंगली की नोक नाभि को छूती। स्थान 4 अंगुलियां नाभि के ऊपर, यानी वो स्थान जहाँ पे आपकी तर्जनी है, और मध्य में तर्जनी के ही वो स्थान है जो उठता और नीचे जाता है हर श्वास के साथ। ध्यान रखने का प्रयास करें कि नाभि के नीचे का कोई भी हिस्सा ऊपर या नीचे न जाए हर श्वास के साथ, और उसी तरह से छाती की किसी भी प्रकार की हालचाल न हो जब पहले टप्पे का अभ्यास किया जा रहा हो। पहले टप्पे का अभ्यास किया जाना चाहिए 10 मिनट प्रतिदिन, और धीरे धीरे इस समय को बढ़ाते जाएं 5 मिनटों से हर 15 दिनों में, जब तक आप इसे आधे घंटे तक न कर पाएं। इसे बैठकर करें, खड़े रहकर करें और चलते समय करें, और अब बिना किताब के करें। धीरे इसे पूरे दिन करें और यह व्यायाम के रूप में न करें क्योंकि अब यह आपका स्वाभाविक तरीका हो गया होगा श्वसन का। अब आप इसे कर पाएंगे अनजाने में, फिर भी सही तरीके से, बहुत ज्यादा दृढ़ रहे, उतावले न हो। दूसरे टप्पे में यह आवश्यक होता है कि एक दीवार के नजदीक खड़ा रहे बिना उसे स्पर्श किए। आपकी पीठ दीवार की तरफ रखते श्वास लें जैसे कि पहले टप्पे में। जैसे आप सांस लें, अपने हाथों को अपने सर के ऊपर उठाएं जैसे कि हथेलियों का पिछला हिस्सा दीवार को स्पर्श करे। जैसे आप हाथ नीचे करेंगे श्वास छोड़ें। किसी भी अवस्था में सांस को रोक के न रखें। दूसरे टप्पे में हम वैसे ही सांस लेते हैं जैसे पहले टप्पे में, और पेट ऊपर उठता है हमारी सांस के साथ जो हम अंदर लेते हैं जैसे कि पहले टप्पे में, लेकिन जब हाथ पहुंचते हैं कंधों के स्तर पर, छाती को भी थोड़ा सा ऊपर उठाएं, उसे छाती भी थोड़ा सा भर के। इसे मदद होती है हाथों को कंधों के स्तर से ऊपर उठाकर जब तक वे दीवार को नहीं छूते। दूसरे टप्पे में हम छाती के निचले हिस्से को भरते हैं और ऊपर के हिस्से को भी भरते हैं। छाती के निचले हिस्से को ऊपर उठाने के बाद एक बार आप यह तरीका समझ गए, फिर दीवार के नजदीक खड़े रहने की जरूरत नहीं जैसे कि हमने पहले के अभ्यास में किया। अब अभ्यास करें दूसरा टप्पा बैठकर, खड़े रहकर और चलते समय, और यह संभव हो पाएगा अनजाने में। दूसरे टप्पे की शुरुआत न करें जब तक पहले टप्पे में महारत हासिल न हो जाए और उसे अभ्यास किया हो कम से कम 6 महीनों तक। पहला टप्पा किताब के साथ था आपको अनुभूति देने का श्वास का छाती के निचले हिस्से में, और ये दीवार के सामने खड़े रहकर दूसरे टप्पे में अब आपको अनुभूति देगा श्वास का छाती के ऊपर के हिस्से में। दोनों टप्पे इकट्ठे, यानी हम श्वास ले रहे हैं और विस्तृत कर रहे हैं नीचे और ऊपर की पसलियां भी, दोनों एक साथ। किसी भी अवस्था में सांस को रोके ना, प्रयास न करें गहरी सांस लेने का। इसे व्यायाम के जैसे न करें लेकिन एक सामान्य श्वसन की तरह, और प्रयास करें इस प्रकार का श्वसन करने का पूरे दिन। अपने नीचे या ऊपर वाली छाती की पसलियों को विस्तृत न करें जैसे कि दीर्घ श्वसन में करते हैं। ये केवल सही श्वसन है और न कि दीर्घ श्वसन। समय निकालें पहले और दूसरे टप्पों को एक साथ में महारत हासिल करने के लिए, कुशल बनने के लिए। सबसे अच्छा अध्ययन है निरीक्षण करें एक बच्चे को जो लगभग 1 या 2 साल का हो, और देखें जब वह सोया हुआ हो समतल पीठ के बल। ये स्वाभाविक तरीका है जो हर बच्चा सांस लेता है जन्म से। जैसे बच्चा बड़ा होता है वो बदल देता है सही तरीके को दुनिया के गलत तरीके में। प्रकृति चाहती है कि हम श्वास लें जैसा इस अध्याय में समझाया गया है। बच्चा छोटा होता है और उसका विकास दर उस उम्र में जबरदस्त होता है, और इसलिए श्वसन तेज होता है और उसे अपनी निर्धारित लय होती है। जिन व्यक्तियों ने 21 साल पूरे कर दिए हैं उनकी शारीरिक वृद्धि पूरी हो चुकी है, और हालांकि उनके शरीर का आकार बड़ा होता है, एक बच्चे के शरीर के आकार के मुकाबले शारीरिक वृद्धि वैसे तो 0 होती है। श्वसन की लय इसलिए अलग अलग होगी, इसलिए वो तीसरा टप्पा होता है जहाँ पे हम अलग होंगे एक बच्चे के श्वसन की लय से, हालांकि तकनीक में नहीं। 12 महीने के 3 टप्पों लयबद्ध श्वसन के बाद हमारा पूरा शरीर पर्याप्त मात्रा में परिवर्तित होगा। ये बदलाव हमारे भीतर होगा, लेकिन फिर भी हमेशा उसे हम महसूस कर पाएंगे। इसे बदलना होगा क्योंकि हमने अभी लगाई है नई लय पूरे प्रणाली पर, और अधीन किया है हर अंश खून का, और खून में प्रत्येक कोशिका को इस नई लय पर। लगातार कोशिकाएं बदलती जाती हैं, नई कोशिकाएं जन्म लेंगी इस नई लय के साथ। उसी के साथ साथ हम बदल रहे हैं हमारी खाने की आदतों को, जैसे पहला समझाया गया है, और हमारे सोने की आदतों को और घंटों को भी। ये सब हालांकि धीमा और थोड़ा थोड़ा है, ये वैसा होगा जैसे अंधेरे घंटों के बाद भोर, जो कि निश्चित रूप से हालांकि धीमे धीमे सुबह की महिमा में फूटेगी। शरीर का पूर्ण नवीनीकरण होगा सर से पांव तक। कैसे हमें मालूम हो कि क्या हम ले रहे हैं तीनों टप्पे सही तरीके से? अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो, तथा अगर नाभि के नीचे कोई भी हालचाल नहीं है, हमें मिलेगी गहरी, लंबी, बाहर जाती हुई श्वास हर 15वीं या 12वीं श्वास पहले की अवस्थाओं में, और बाद में जब महारत हासिल हो जाता है तो ये होगी हर 9वीं श्वास। बहुत ही स्पष्ट विचार पाने के लिए हमारी नाभि, छाती के निचले और ऊपर के हिस्से के गतिविधि के बारे में हमें समुद्र तट पर जाना चाहिए और निरीक्षण करना चाहिए समुद्र को ज्वार के दौरान। ध्यान से देखें और आपको पता चल जाएगा कि या तो 9वीं या 12वीं लहर लंबी होती है, यानी बहा के ले जाएगी किनारे को आपकी तरफ। ये है छाती का निचला हिस्सा नाभि के नजदीक।
निगाह रखें मध्य समुद्र की लहरों पर और वो होंगी पहला और दूसरा टप्पा साथ में, नीचे की और ऊपर की छाती ऊपर उठ रही है और नीचे आ रही है एक साथ। समुद्र को देखें दूर तक और आप देखेंगे बहुत कम ऊपर उठना व नीचे आना और केवल कुछ सफेद झाग अथवा छोटी तरंग यात्रा करती और विलय होती हुई बीच समुद्र के साथ। यह सदृश्य होती है सबसे ऊपर के हिस्से से हमारी छाती के और संकीर्ण भाग हमारे फेफड़ों का जो कि अलग है मध्य व निचले फेफड़ों के व्यापक और अपार क्षेत्र से। निरीक्षण करें, अभ्यास करें, दोहराएं और जांच करें। उत्साहित रहें लेकिन आडंबरहीन, विनीत और शांत रहें और सबसे ऊपर प्रतीक्षा करें बड़े धैर्य के साथ परिणामों के लिए। 3 टप्पे लयबद्ध को जारी रखते हुए सुधारात्मक तरीकों को प्रस्तावित करना है श्वसन की प्रक्रिया के दौरान, यानी जब हम प्रस्तावित कर रहे हैं आवेगों को हमारे शरीर के भीतर। चुने कोई भी शांत आधा घंटा घर में अथवा बस में या ट्रेन में अथवा ऑफिस में, ब्रेक के घंटे में, जो भी सुविधाजनक हो और दोहराएं मन में ही कोई भी एक निम्नलिखित विचारों में से वो निर्भर करता है आपकी पसंद के ऊपर। जो इंद्रियों के बंधन से आजाद हो जाता है वो भौतिक संबंधों से ऊंचा उठ जाता है। अगर तुम्हें एतराज हो, आपत्ति हो, ये सब मैं